किसी एक चैप्टर के बारे में एब्सोल्युटली ये कहना कि उसमें से लाजमी सवाल आएगा ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है एक पेपर में आप जाएं और चैप्टर 10 से सवाल ही ना आए, हो सकता है आप एक पेपर में जाएं जहां चैप्टर 6 से सवाल ना आए, चैप्टर 5 से शायद सवाल ना आए, 11 से मिस करके 9 से सारे सवाल पूछ लें, 9 से मिस करके 11 से सारे सवाल पूछ लें, बट चैप्टर 12 वो चैप्टर है जिसमें से सवाल आना ही आना है। क्यों? उसकी एक अलग ग्रेड बनाई हुई है ना, अलग पोर्शन बनाया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा बेईमानी ये करेंगे कि 15 से 20 नंबर की ग्रेड है, 11 नंबर का सवाल दे दें। ऑल तो मजे की बात है पिछली 6-7 अटेम्प्ट में ये बेईमानी भी नहीं की उन्होंने। तो आपने एट एनी गिवन टाइम सबसे ज्यादा अकीदत और एहतराम, सबसे ज्यादा फोकस जिस चैप्टर को लेके करना है वो चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर 12 के बाद असूलन हम एक चैप्टर 6 खत्म करते तो हमारी ग्रेड खत्म हो जाती, लेकिन चैप्टर 6 से बेजारी की हुई है, उसको साइड पे किया हुआ है। क्योंकि अभी आप लोग फ्रेश हैं, संडे के बाद पहले 2 दिन जो है ना जरा ज्यादा वो था कि भाई आप लोग जरा ज्यादा एक्टिव होंगे, तो पहले 2 दिन हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक रखे थे। तो जिस तरह से चैप्टर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरह से इंतहाई शदीद अखीर किस्म का इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आई कैप हाथ धो के इसके पीछे पड़ा हुआ है। वो पूरे अपने जो गुस्से निकाल रहे हैं ना लॉजिकल सवालों के कि भाई मैंने बच्चों से लॉजिक तो पूछी नहीं, मजा ही नहीं आया, वो चैप्टर 10 के ऊपर ये लॉजिक के गुस्से सारे निकाल रहे हैं। और चैप्टर 10 इज मोस्टली लॉजिकल तरीके से इसमें से सवाल आ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि रट्टे वाले सवाल नहीं आ रहे, रट्टे वाले सवाल भी आ जाते हैं। बट अगर आप पास पेपर एनालिसिस में देखें तो चैप्टर 10 की एक अच्छी खासी आपको वेटेज नजर आई थी, अगर आपको याद है। तो चैप्टर 10 है तो नन्ना मुन्ना सा चैप्टर, लेकिन इसके अंदर छोटी छोटी सी बहुत सारी काम की बातें हैं। आई कैप सवाल बना रहा होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये है कि हमें इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनका डिफरेंस समझ आना चाहिए। तो क्या हम तैयार हैं? कहानी शुरू करते हैं। इसमें तकरीबन मैं कह सकता हूँ इस चैप्टर में 4 टॉपिक्स हैं। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज अंडरटेकिंग एक टॉपिक, अदर रूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट छोटा सा एक और टॉपिक, और देन इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर तीसरा टॉपिक, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस चौथा टॉपिक। तो ये 4 टॉपिक हैं, जिनमें से जो सेकंड टॉपिक है उसको साइड पे कर दें। 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं। पेपर में आप तैयारी के बावजूद भी इसका जवाब वहां लिख के आ जाएं और उसका जवाब वहां लिख के आ जाएं, ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले कहानी शुरू हुई है एसोसिएटेड कंपनी, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन से इदारे हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो एक दूसरे से सिंक हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्यों जानना चाह रहे हैं? इसलिए कि हम उनके कुछ रूल्स आपस में सेट कर सकें। होता ये है कि कंपनी किसको कहते हैं? कंपनी एक इंसान है, इंसान तो है, मसनूई इंसान है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी के बहन भाई होते हैं, ठीक है। कंपनी की वालिदैन औलाद होती है, होल्डिंग सब्सिडरी। तो कंपनी नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो इसके नेचुरल वालिदैन, नेचुरल औलाद नहीं होती, नेचुरल बहन भाई नहीं होते, लेकिन आर्टिफिशियल पेरेंट्स होते हैं। होल्डिंग का दूसरा नाम पेरेंट भी है, सब्सिडरी का दूसरा नाम चाइल्ड भी होता है, कंपोनेंट भी होता है। इसी तरह से इसके आर्टिफिशियल बहन भाई भी हैं, एसोसिएटेड कंपनीज या अंडरटेकिंग। तो जब हम ये देखना चाहते हैं, आपको याद होगा आपने लॉ में पढ़ा था, बिजनेस लॉ में, कि जी अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है जब 2 बंदे आपस में डील करते हैं और एक बाप है और एक बेटा है, तो इनके दरमियान जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। तो जब रिश्तेदारों में कॉन्ट्रैक्ट होगा, बहन भाइयों में कॉन्ट्रैक्ट होगा, ताल्लुक वालों में कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसमें भी तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसमें भी तो मसले हो सकते हैं। अच्छा, कैफ में अनड्यू इन्फ्लुएंस में ज्यादा मसला नहीं था, एक इंसान था, उस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ, उसने एक हरकत की, उसका नुकसान हो गया। ये कंपनी है, कंपनी अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस में अपने रिश्तेदारों के आ जाएगी तो कंपनी के सैकड़ों हजारों शेयर होल्डर्स को नुकसान हो जाएगा। तो यहां लॉ एक कंपनी को बचाना चाह रही है। चैप्टर 10 इज ऑल अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ कंपनी के शेयर होल्डर अगेंस्ट कंपनी के डायरेक्टर्स की उल्टी सीधी हरकतें। तो आपने नोट करना है कि इस चैप्टर का सिंपली मकसद ये है कि शेयर होल्डर्स को बचाया जाए। ऐसा ना हो कि कंपनी का पैसा, कंपनी की असासे, कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी की चीजें गलत जगह इन्वेस्ट होती जा रही हो। याद रहेगा? तो सबसे पहले लॉ डिफाइन करता है रिश्तेदारों को। तो एसोसिएटेड को बहन भाई से जरा ज्यादा बड़ा वर्ड अगर हम ले आए तो ये रिश्तेदारों की बात हो रही है, तो वालिदैन भी रिश्तेदारों में काउंट होंगे। अब मैं एसोसिएटेड कंपनी भी लिखा हुआ है, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग भी लिखा हुआ है।
जब दो कंपनियों का आपस में ताल्लुक हो तो मैं कहूंगा ये एसोसिएटेड कंपनीज है। लेकिन अगर एक कंपनी का एक पार्टनरशिप के साथ ताल्लुक हो तो क्या इनको एसोसिएटेड कंपनीज कहना ठीक है? तो फिर मैं ज्यादा बड़ा वर्ड इस्तेमाल करूंगा, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग किसी भी बिजनेस को कहते हैं, कंपनी को भी कह सकते हैं, सोल ट्रेडर को भी कह सकते हैं, पार्टनरशिप को भी, स्कूल को भी, किसी भी चीज को अंडरटेकिंग कह सकते हैं। तो अगर दो पार्टनरशिप आपस में एसोसिएट है, मैं कहूंगा एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स। एक कंपनी और पार्टनरशिप एसोसिएट है, एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। तीन कंपनी एसोसिएटेड है तो एसोसिएटेड कंपनीज। तो एसोसिएटेड कंपनीज तब बोलेंगे जब दोनों, तीनों, चारों जितने भी आपस में एसोसिएटेड है वो कंपनी है। लेकिन अगर एक कंपनी है और एक इदारा है कोई और, तो हम वर्ड बोलेंगे एसोसिएटेड अंडरटेकिंग। तो इस वक्त जो हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं वो एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स या कंपनीज की कंबाइंड है। दो इदारे आपस में एक दूसरे के एसोसिएट चार तरीके से हो सकते हैं। एक तरीका जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, अगर एक होल्डिंग हो इदारा और दूसरा सब्सिडरी हो तो ये हमेशा एक दूसरे के एसोसिएट माने जाएंगे। दूसरा, अगर दो तीन इदारे किसी कॉमन मैनेजमेंट के अंडर हो, एक कंपनी की तीन ब्रांचेस हैं तो ये तीनों ब्रांचेस आपस में एसोसिएट बन जाएंगी क्योंकि तीनों के टॉप पे जो मैनेजमेंट है वो कॉमन है, वो सेम है। तो एसोसिएटेड अंडरटेकिंग बनने का एक तरीका ये है कि आप और कोई और इदारा मिलकर किसी की कॉमन मैनेजमेंट के अंडर आते हो तो आप एसोसिएटेड बन जाएंगे, याद रहेगा। तीसरा, ये थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसका इससे पहले डिस्कशन नहीं हुई, मुदारबा और मुदारबा कंपनी। मुदारबा और मुदारबा कंपनी। इससे पहले कि हम मुदारबा कंपनी और मुदारबा पे बात करें, पहले वर्ड मुदारबा पे बात कर लेते हैं। मुदारबा इस्लामिक बिजनेस की एक किस्म है, आप लोगों ने पीआरसी में पढ़ा होगा इसके बारे में, इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके अलावा भी एक जगह कहीं इसका और तस्करा हुआ होगा। मुदारबा एक इस्लामिक बिजनेस होता है जिसमें एक बंदा पैसे लेके आता है, एक बंदा स्किल्स लेके आता है, दोनों मिलकर एक अरेंजमेंट करते हैं और इस बिजनेस को शुरू कर देते हैं और बिजनेस के प्रॉफिट्स को एक खास रेशियो में शेयर कर लेते हैं। एक बंदा पैसे लेके आता है, एक बंदा स्किल लेके आता है और मिलके जो कारोबार शुरू करते हैं उस कारोबार का नाम होता है मुदारबा। वो कारोबार जब कमा के देता है तो उस कारोबार के प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा स्किल वाले को, कुछ हिस्सा कैश वाले को। डिपेंड करता है स्किल कितनी थी, कैश कितना था, डिपेंड करता है उनका एग्रीमेंट क्या हुआ। तो कंपनियों की भी इजाजत है कि कंपनियां भी आम जनता के साथ मुदारबा शुरू कर सकती हैं। एक कंपनी को काम बहुत अच्छा आता है, वो एक मुदारबा स्टार्ट कर ले और अवाम, पब्लिक से कहे कि तुम लोग कैश प्रोवाइड करो। जैसे कंपनी ने अगर अपने पास उसे पैसे चाहिए हो तो लोगों को शेयर इशू करके उससे कैश ले लेते हैं ना। तो इस कंपनी ने कहा हम एक नया मुदारबा शुरू करने लगे हैं, 25 करोड़ का मुदारबा है, 25 करोड़ के रुपए से हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम उस मुदारबा की मैनेजमेंट करेंगे और तुम लोग पैसे प्रोवाइड करो। तो उस मुदारबा के जैसे कंपनी की शेयर सर्टिफिकेट होते हैं ना, मुदारबा के मुदारबा सर्टिफिकेट बना दिए और लोगों को बांट दिए उनसे पैसे लेके। तो लोगों ने मुदारबा में इन्वेस्टमेंट कर दी कैश से और इस कंपनी ने मुदारबा को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। तो इस मुदारबा में वो दो पार्टीज मिल गई, स्किल्स प्रोवाइड कर रही है ये कंपनी और कैश प्रोवाइड कर रहा है पब्लिक। तो पब्लिक और इस कंपनी ने मिलके इस कंपनी में नहीं एक और जगह पे जॉइंट वेंचर कर लिया। अरेंजमेंट समझ आया? हर मुदारबा कंपनी और उसके लॉन्च किए हुए जितने भी मुदारबाज हैं ये हमेशा आपस में एसोसिएटेड माने जाएंगे। चार शर्तें इदारे एक दूसरे के एसोसिएट कब कब हो सकते हैं। हमने कहा अगर वो होल्डिंग सब्सिडरी हो, हमने कहा अगर दो इदारे कॉमन मैनेजमेंट के अंडर आते हो और हमने कहा कि अगर एक मुदारबा कंपनी हो और एक मुदारबा हो। तीनों कंडीशंस याद रहेंगी। पहले ये तीन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग की डेफिनेशन। टू और मोर कंपनीज या अंडरटेकिंग इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर इन द फॉलोइंग मैनर। कौन से मैनर है? इफ वन इज सब्सिडरी ऑफ another, if companies या undertaking are under common management या control, और तीसरा if undertaking is a मुदारबा managed by the company। तो हुआ ये कि जो मुदारबा है ये एक अलग अंडरटेकिंग है और ये कंपनी एक अलग अंडरटेकिंग है और ये दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएट बन जाएंगे। क्लियर? देन एक पॉइंट आता है जिसमें कॉमन पर्सन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मिस्टर ए,
एक कॉमन पर्सन है 2-3 इदारों में। अगर एक शख्स किसी एक इदारे में फर्ज करें ओनर हो या फिर पार्टनर हो या डायरेक्टर हो या कम से कम 20% का शेयर होल्डर हो, अगर एक शख्स किसी इदारे में ये 4 बड़ी में से किसी एक पोजीशन पे आ जाए, 4 बड़ी पोजीशंस क्या है? ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर या 20% का कम से कम शेयर होल्डर। यही भाई साहब किसी दूसरे इदारे में भी इन 4 में से किसी एक पोजीशन पे मौजूद हो। एक पार्टनरशिप है जिसमें ए पार्टनर है, पार्टनरशिप का नाम है XY एसोसिएट्स। एक अपना एक बिजनेस है सिलाई का जिसका नाम है ए टेक्सटाइल। तो ये बिजनेस जिसका ये ओनर है और ये पार्टनरशिप जिसका ये पार्टनर है, ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाएंगी इस ए की वजह से। अगर एक बंदा किसी एक इदारे में या तो ओनर हो या पार्टनर हो या डायरेक्टर हो या कम से कम 20% का शेयर होल्डर हो। अगर आप गौर से देखें तो सारी बड़ी पोजीशंस है। सोल ट्रेडर में सबसे बड़े हेड को क्या कहते हैं? ओनर। पार्टनरशिप के हेड को क्या कहते हैं? पार्टनर। कंपनी के अंदर 2 लेवल होते हैं, एक इंतजामिया होती है और एक उसके मेंबर्स होते हैं। तो इंतजामिया में जो बड़े लोग हैं उनको क्या कहते हैं? डायरेक्टर। और जो ओनर्स उनको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर में इन्होंने रूल दे दिया 20% का, तगड़ा शेयर होल्डर। तो अगर एक शख्स किसी एक इदारे में इन 4 में से एक पोजीशन पे और यही शख्स किसी दूसरे इदारे में इन 4 में से किसी पोजीशन पे है, और शेयर होल्डिंग वाले रूल में डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। खुद की इन्वेस्टमेंट, आपके स्पाउस की इन्वेस्टमेंट, आपके माइनर चाइल्ड की इन्वेस्टमेंट, ये तीनों आपकी इन्वेस्टमेंट काउंट होंगी। डन। डेफिनेशन का चौथा पार्ट, if a person is owner या partner या director of company undertaking or who directly or indirectly यानी कि spouse या minor children के through hold or control shares not less than 20% of voting power in such company or undertaking। यहां तक बोला और कहा is also, वो भी है, क्या है? ओनर या पार्टनर या डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी या डायरेक्टली एंड डायरेक्टली 20% ऑफ दैट एंटिटी। तो अगर एक बंदे के पास एक कंपनी या बिजनेस में ओनरशिप, पार्टनरशिप, डायरेक्टरशिप या कम से कम 20% के शेयर्स हैं और वही वाले भाई साहब किसी दूसरे बिजनेस में भी इन 4 में से किसी एक तगड़ी पोजीशन पे जाके बैठ जाते हैं, तो इस एक बंदे मिस्टर ए की वजह से वो दोनों इदारे आपस में क्या हो गए? एसोसिएट हो गए। याद रहेगा। अब ऐसे में जो शेयर होल्डिंग वाला रूल है और जो डायरेक्टरशिप वाला रूल है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। हमने कहा कि अगर एक कॉमन शेयर होल्डर होगा दोनों जगह और दोनों जगह 20% से ऊपर के शेयर्स रखे हुए होंगे तो वो दोनों को एसोसिएट करा देगा। इसी तरह से एक बंदा उधर भी डायरेक्टर है तो दोनों कंपनी आपस में एसोसिएट हो जाएंगी। 2 तरह की डायरेक्टरशिप काउंट नहीं करनी और 2 तरह की शेयर होल्डिंग काउंट नहीं करनी। डायरेक्टरशिप कौन सी काउंट नहीं करनी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। डायरेक्टर के चैप्टर में जब जाते हैं तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो अगर एक शख्स 2 कंपनियों में से किसी एक जगह पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने की वजह से वो कंपनियों का आपस में ताल्लुक नहीं बना सकेगा। दूसरी एक्सेप्शन, गवर्नमेंट का नॉमिनी डायरेक्टर। समटाइम गवर्नमेंट एक बंदे को खुद ही से नॉमिनेट करके एक जगह पे बिठा देती है, तो अगर गवर्नमेंट ने एक बंदे को एक जगह पे बिठा दिया है तो वो उस वजह से डायरेक्टर बन गया, तो ये वाली डायरेक्टरशिप इन्फ्लुएंस नहीं करेगी आपको। यानी एक शख्स ओनर है एक बिजनेस का और गवर्नमेंट का बिठाया हुआ डायरेक्टर है दूसरे बिजनेस में, तो ये दोनों इदारे आपस में एसोसिएट नहीं होंगे। यानी गवर्नमेंट का नॉमिनी डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो वाली शर्त कंप्लीट नहीं कर पाता। ये 2 एक्सेप्शन हो गई डायरेक्टर की। 2 एक्सेप्शन है शेयर होल्डिंग की। सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, मैंने इसका नाम लिया होगा कभी? कब लिया था? शेयर्स की ऑनलाइन जब बात की थी हमने कहा था अगर शेयर को बुक एंट्री में लेके जाना है तो एक कंपनी के पास ले जाओ, उसका नाम है सीडीसी, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। आप अपने फिजिकल शेयर होने दे देते हैं और उनसे कहते हैं मुझे इलेक्ट्रॉनिक शेयर जनरेट कर दें अकाउंट के अंदर, तो आपके शेयर किसके पास चले गए? सीडीसी के पास। तो पाकिस्तान की इतनी सारी कंपनियों के इतने सारे शेयर सीडीसी के पास हैं। सीडीसी भी तो एक पर्सन है। तो हमने कहा था अगर एक पर्सन के पास किसी एक कंपनी की 20% ज्यादा शेयर हुए और उसी पर्सन के पास दूसरी कंपनी की भी 20% ज्यादा हुए तो आपस में क्या हो जाएंगे? तो सीडीसी तो 200 कंपनियों को एसोसिएट करवा देगा। उसके पास तो इतनी सारी कंपनियों के इतने सारे शेयर्स पड़े हुए होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, वो शेयर्स जो सीडीसी के नाम पर रजिस्टर हुए हैं उनको काउंट
नहीं करेंगे। फिर इसी तरह से जो एनआईटी या आईसीपी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान या नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास शेयर्स पड़े होंगे, हम उसे काउंट नहीं करेंगे। सेक्शन पुराने सुनहरे दौर की बातें, जब पाकिस्तान के पास सरप्लस पैसे होते थे, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इन दो इदारों के थ्रू नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, नाम क्या बता रहे हैं, नेशनल एक ऐसा ट्रस्ट है जो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट, या आईसीपी इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ, तो पाकिस्तान के वो दो इदारे जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। कहाँ इन्वेस्टमेंट करते थे, ये कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते थे। गवर्नमेंट के पास पैसे पड़े होते थे, वो पैसे इनको देते थे और ये इस पैसे से कंपनियों के, जैसे हम लोग कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट खरीद के रख लेती थी। कल को पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के अंदर कोई फायदा हो रहा हो तो भी गवर्नमेंट को फायदा होता था, और अगर गवर्नमेंट घाटे में जा रही है लेकिन ये कंपनियां प्रॉफिट में जा रही होती थी तो गवर्नमेंट को उनसे डिविडेंड मिल जाता था, शेयर की वैल्यू बढ़ जाती थी, वो बेच के दोबारा से कुछ और खरीद लेते थे। तो बिलियंस ऑफ फंड गवर्नमेंट ने इन इदारों के थ्रू कंपनियों में इन्वेस्ट किए हुए होते थे। अब अगर इन इदारों की इन्वेस्टमेंट को काउंट करके हमने एसोसिएट का रिश्ता बनाया तो शायद 50-60 कंपनियां आपस में एसोसिएट हो जाएंगी, क्योंकि भाई जिस इदारे का मकसद ही क्या है, पैसा पकड़ो और इन्वेस्टमेंट करो, तो ये तो भाई एक इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी में एक अदर इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, और जिस इदारे का काम ही ये है कि उसका नाम ही इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो धड़ाधड़ इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो अगर इन इदारों के पास कंपनियों के शेयर्स हैं तो इन इदारों की वजह से कंपनियां आपस में एसोसिएट नहीं होंगी। तो याद रखना है 4 एक्सेप्शंस हैं, 2 शेयर होल्डिंग की इन्वेस्टमेंट्स और 2 शेयर होल्डिंग की एक्सेप्शंस और 2 डायरेक्टरशिप की एक्सेप्शंस। एनआईटी थोड़ा सा चल रहा है, आईसीपी खत्म हो गया है। इसको ना पिछले कई साल में ना इसको चलाने की बड़ी कोशिश की गई है, इसका नाम बदल के आईसीपी कर दिया है। पहले ये पीआईसी होता था, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, फिर सोचा इसको चलाएंगे कैसे, और नाम बदल दिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान जब नहीं चल रहा होता तो हुकूमत बदल लेते हैं, फिर नहीं चलता हुकूमत फिर से बदल लेते हैं, सोच नहीं बदलते, हुकूमत बदल देते हैं, चेहरे बदल देते हैं, निजाम नहीं बदलते। तो इसका नाम कई दफा बदला लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो इस वक्त ये तकरीबन सिस्कियां ले रहा है इदारा, और ये किसी और वजह से थोड़ा बहुत चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सेविंग स्कीम्स होती हैं और खासतौर पे ये जो नेशनल सेविंग स्कीम, मरकजी कौमी बचत वगैरह होता है, उसका थोड़ा बहुत इससे ताल्लुक हो जाता है। अदरवाइज ये तकरीबन इदारे खत्म हो चुके हुए हैं, क्योंकि वो सुनहरा दौर जो है वो जा चुका है। अब ये ना कहिएगा सर सुनहरा दौर वो वाला 2018 से 22-21 के दरमियान वाला, सुनहरा दौर वो मार्शल्लाह वाले जमाने जब पाकिस्तान तरक्की करता होता था। तो अब तो अरसा हुआ हमारे बजट को डेफिसिट में गए हुए, और डेफिसिट भी हल्का फुल्का नहीं होता, पंजाब का बजट भी डेफिसिट में, उल्टा हिसाब है। गवर्नेंस के मामले में पंजाब बाकी सूबों को पीछे छोड़ चुका है। पाकिस्तान गरीब है, पंजाब अमीर है। हालांकि पंजाब के पास कोई पोर्ट नहीं है, पंजाब सिर्फ कानून का सही से निफाज कर रहा है। यहाँ टैक्सेशन भी काफी हद तक कंट्रोल्ड है, यहाँ चीजें चलती हैं, और यहाँ करबा परवरी के ऊपर होती हैं करप्शन, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी सिंध वाली साइड पे होती हैं, केपी की वाली साइड पे होती हैं, बलूचिस्तान वाली साइड पे होती हैं। तो इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा अमीर है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मदद करती है प्रोजेक्ट्स में। आप कहेंगे जी छोटा सा सूबा, उसकी मैनेजमेंट आसान होगी, सूबा भी सबसे बड़ा है आबादी के हिसाब से, और आबादी के ज्यादा मसले होते हैं। ज्यादा बड़ा एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, आबादी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि अभी भी बहुत सारी मिस एडमिनिस्ट्रेशन है। इतना बड़ा जोन में एक ही कैपिटल है, असूलन इसके मजीद 2 टुकड़े होने चाहिए। एक बहुत बड़ी बेल्ट जो रहीम यार खान से भी आगे तक जाती है, और इस तरफ जाए तो हम बहुत आगे पिंडी तक पहुंच जाते हैं। तो ये इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा वाया, और इन सबको लाहौर आना पड़ता है अपने मेन कामों के लिए। गवर्नमेंट ने थोड़ा सा डिवाइड किया, लेकिन स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, काफी कुछ होने वाला है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि एटलीस्ट इसको अप्रिशिएट करना बनता है कि ये बड़े अरसे से अपनी गवर्नेंस बाकियों से बहुत बेहतर रखे हुए हैं, और ये वाकई ही जुर्माने भी कलेक्ट करते हैं। मतलब आप ये देखें कि मैं इस्लामाबाद जाऊं ना तो सबसे पहले मुझे आजादी क्या फील होती है, बेल्ट नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि लाहौर में बेल्ट ना लगाने पे फौरी जुर्माना पड़ जाता है, और इस्लामाबाद में
कोई बॉदर ही नहीं करता। अब पाकिस्तान के कैपिटल में मौजूद है और वहां कानून नहीं है, और पंजाब के कैपिटल में मौजूद है, वहां कानून है। तो यहाँ कानून काफी सख्त है। अगर ये एक रूल लेके आते हैं तो फिर उसको एनफोर्स करते हैं। जैसे अगर बाइकर्स के ऊपर चालान करना शुरू करते हैं तो वाकई शुरू कर देते हैं। गाड़ियों वालों को कम उम्र अगर लोगों को पकड़ना शुरू करते हैं तो वाकई पकड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे कि सारे लोग अपने अपने लाइसेंस बनवाने पहुंचे हुए होते हैं। तो जब पंजाब फूड अथॉरिटी एक्शन में आती है तो अगेन मतलब ये तो बहुत छोटा सा इवेंट है। जब इस्लामाबाद में जो उन्होंने वो पकड़े हैं, लाहौर में से तो पता नहीं क्या क्या मिला था। तो एक जमाने में लाहौर में इतना तेजी से इन्होंने एक्शन किया था कि लाहौर में से इन्होंने मतलब किस किस लेवल के कौन कौन से रेस्टोरेंट की क्या क्या गड़बड़े पकड़ के उसको हवाले कर दिया था। तो अगेन हम ये कहते हैं कि चीजें भी सही हो, पर कहते हैं कानून सख्त भी ना हो। हम कहते हैं मैं बगैर लाइसेंस के बाइक चलाऊं और मुझे 2000 का जुर्माना ना हो, मुझे 100 रुपए का जुर्माना हो, ताकि मैं आराम से बेफिक्र होके जब मर्जी बगैर लाइसेंस के चलाता रहूं। बाहर के मुल्कों ने सबसे पहला काम ये किया होता है कि फाइन पेनल्टीज इतने बड़े रख दिए होते हैं कि लोगों की एक दफा चीखें निकल जाती हैं, उसके बाद वो सोचते भी नहीं है। इतने खौफजदा रहते हैं कि वो बेईमानी का नहीं सोचता। आप कभी भी बाहर जाएं और अपने किसी भी कुलीग के साथ आप कहीं पे भी फिर रहे होंगे ना, तो बात बात पे वो रुक के कहेगा अरे नहीं नहीं ये नहीं है, ये गलत है, इलीगल है, अरे यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करनी, नहीं ये इलीगल है। वो हर जगह बार बार कह रहा होगा यहाँ कानून ये है, ये कानून है, ये कानून है, क्योंकि वो खौफजदा इतने हैं। क्योंकि अगर उन्होंने कानून को फॉलो नहीं किया तो ताल्लुक जितना मर्जी उनका प्रेसिडेंट से हो, उनको फाइन पेनल्टी पड़ जानी है। तो बहरहाल जहां अदलिया अपना काम अच्छे तरीके से करे और जहां कानून का निफाज हो और लोग इखलाकी तौर पे भी कानून को फॉलो करें, तो रात 2 बजे सिग्नल पे भी अगर कोई रोक रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब इसलिए रोकता है कि उसे पता है कि रात के वक्त कैमरे ने तस्वीर खींच लेनी है। नहीं तो पहले अगर सिग्नल जो है वो लाल है और रात 2 बजे आपको नजर आ रहा है कि कोई मुझे नहीं देख रहा, तो बहुत सारे लोग कानून तोड़ देते हैं। तो कई दफा कानून भी इंपॉर्टेंट होता है और कई दफा इंडिविजुअल हमारी जो अंदर के इंसान की एथिकल कंसिडरेशन है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो कोशिश ये करें, हम हर वक्त पाकिस्तान को बुरा भला कहते रहते हैं, हम अपने आप को थोड़ा सा सुधार भी लें। हम थोड़े से बेहतर हो जाएंगे तो भी हमारा मुल्क जो है ना, हमारी इकाइयों से तो मिलकर बना है। आप लोग कल को बड़ी बड़ी तगड़ी तगड़ी पोजीशन पे जाएंगे। तो अगर आप लोग खुद इस लेवल पे गलत होंगे तो आप उस लेवल पे भी गलत होंगे। अगर आप अभी भी पाकिस्तान से नफरत करते हैं तो तब भी नफरत कर रहे होंगे। तो आज आप खुद फॉलो नहीं कर रहे और बाद में आप कहेंगे जी पाकिस्तान की जाहिल अवाम कानून फॉलो नहीं करती, ये कह के 4 कानून खुद तोड़ रहे होंगे। तो हमेशा अपने आप से इस्लाह शुरू होती है। हम कम से कम हर बंदा जो इस कमरे में मौजूद है सिर्फ अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कर लेगा तो शायद हम एक बेहतर पाकिस्तान में 4-5% कंट्रीब्यूट कर देंगे। बस सिर्फ हर बंदे ने सबसे पहले अपने आप को सुधारना है, इससे पहले कि दूसरों पे एतराज करें तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो। अपने आप को बेहतर कर लें और जब एम्पावरमेंट मिले, जब ज्यादा ताकत वाली जगह पे जाएं तो कोशिश करें कि अच्छी चीजों का निफाज करें, बुरों को रोकें और अच्छाई को तरवीज दें और फिर लेक्चर भी पढ़ें। 4 एक्सेप्शंस हैं जो कंपनियों को एसोसिएट नहीं होने देंगी। ये बात तो अब हमें समझ आ गई। अब चक्कर ये है कि हमने क्यों पढ़ा ये सब, हमने क्यों समझा एसोसिएट? क्योंकि हमें ये डर है कि ये जो एसोसिएटेड बिजनेसेस हैं ये एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। मसलन कंपनी के डायरेक्टर ने अपनी कंपनी में कंपनी की इन्वेस्टमेंट करवा दी तो कंपनी के शेयर होल्डर का क्या कसूर? वो पैसा जो या डब्बे में रखा जाता या उस पैसे से बिजनेस होता और बिजनेस से कुछ आता। कंपनी के पास 3 करोड़ सरप्लस पड़ा हुआ था और डायरेक्टर ने कहा मेरी फलाना कंपनी, उसको लोन दे देते हैं। लोन भी तो एक इन्वेस्टमेंट होता है ना, आप लोन देते हैं, लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट आ रहा होता है। इसी तरह से दूसरा तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का कि आप इक्विटी खरीद लेते हैं, शेयर्स खरीद लेते हैं, शेयर्स के ऊपर आपको रिटर्न आ रहा होता है। तो डायरेक्टर ने क्या किया, सरप्लस अपनी कंपनी में लगवा दिया। मेंबर्स तड़प जाएंगे, वो कहेंगे इस 3 करोड़ से कारोबार हो सकता था, कारोबार से 25-30 लाख जनरेट हो सकते थे और जो उसको लोन दे दिया। और मजे की बात है जब वो है ही एसोसिएट कंपनी तो शराइत भी आसान होंगी, फिर वो लोन भी तरसा तरसा के वापस करेंगे। फिर पूछेगा कौन उनसे, किसमें इतनी जरूरत? डायरेक्टर से तो नहीं पंगा ले सकता ना एक एम्प्लॉई कि अब लोन रिकवर नहीं हो रहा तो वो एम्प्लॉई नोटिस तो नहीं जारी कर सकता कि हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, वो तो डायरेक्टर की ही कंपनी है। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के रिश्तेदारों में हो जाएं जहां खासतौर पे डायरेक्टर्स का इन्फ्लुएंस है, तो इस वजह से फिर कंपनी को उस इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न नहीं मिलते। तो ना करें इन्वेस्टमेंट।
हो सकता है डायरेक्टर कहे कि भाई मैं उस जगह इन्वेस्टमेंट करवा रहा हूं जिसका मुझे पता है, मैं उस कंपनी में भी डायरेक्टर हूं, मैंने देखा उनके तो तूफानी प्रॉफिट है। तो बजाय इसके कि बाहर की दुनिया फायदा उठाए, जब मैं ताल्लुक वाला बैठा हूं तो मेरा दिल करता है कि मैं अपनी कंपनी का पैसा वहां लगवा के अपनी कंपनी को मुनाफा दिलवाऊं। तो ये बड़ी मुश्किल सी बात हो गई, नीयत साफ है या खराब है। तो अगर एब्सोल्युटली मना कर दें तो जो लोग अच्छी नीयत से फायदा करना चाह रहे थे वो डिस्करेज होंगे, और अगर एब्सोल्यूट अलाउ कर दें तो जो गलत लोग हैं वो फायदा उठा जाएंगे। तो लॉ ने यहाँ पे एक बड़ा आसान सा इसका सोल्यूशन निकाला। उसने कहा एक काम करो, मेंबर्स को बुलाओ, उनको ये सारी सिचुएशन बताओ और उनसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लो। तो रूल नंबर 1, जब भी आपने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट करना, इन्वेस्टमेंट दो चीजें, या शेयर्स खरीद लिए या लोन दे दिया, डेट या इक्विटी। कंपनी जब भी इन्वेस्टमेंट करे हमेशा किस तरह से करे, स्पेशल और इंडिकेट करे, लोगों को बताए कि क्या नेचर इन्वेस्टमेंट की, क्या टाइम पीरियड है, क्या अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। चले, लोगों को पहले बुला के उनसे अप्रूवल ले ली, उसके बाद डायरेक्टर ने कहा अब लोगों ने अप्रूव तो कर दिया, काम करते हैं कुछ और पैसे भी बीच में डाल देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये मजाक नहीं होगा। नो वेरिएशन इन नेचर एंड टर्म्स और एन इंक्रीज इन अमाउंट विदाउट पासिंग, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी स्पेशल रेजोल्यूशन से होगी, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की टर्म्स भी स्पेशल रेजोल्यूशन से होगी, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट भी स्पेशल रेजोल्यूशन से होगी। याद रहेगा। तो जब भी वो आपसे पूछे इन्वेस्टमेंट करनी है एसोसिएट में क्या शराइत है, तो आप ये बताएंगे कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सब्सिक्वेंट इन्वेस्टमेंट और चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये तीनों काम किससे होंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन हुई तो फिर कुछ इजाफी 3 शर्तें भी हैं। वो इजाफी शर्त क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट लोन की फॉर्म में कर रहे हैं तो एक प्रॉपर राइटिंग एग्रीमेंट हो जिसमें लिखा हो कि लोन की नेचर क्या है, क्या पर्पस है, क्या टाइम पीरियड है, कितना इंटरेस्ट है, क्या कमीशंस वगैरह हैं, रीपेमेंट स्केड्यूल, कब कब पैसे वापस होंगे, प्रिंसिपल कब वापस होगा, रिटर्न कब यानी कि इंटरेस्ट कब वापस होगा, अगर डिफॉल्ट होगा तो क्या पेनल्टी, और कोई सिक्योरिटी अगर है तो कौन सी सिक्योरिटी है। तो अगर इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन है तो फिर एक प्रॉपर राइटिंग एग्रीमेंट में सारी बातें हो और वो मेंबर्स के सामने रखें। दूसरा, घाटे का सौदा नहीं होना चाहिए। आपने अपनी बोर्विंग कॉस्ट से नीचे नहीं जाना। बोर्विंग कॉस्ट का मतलब है कि मेरी कंपनी जब लोन लेती है तो मुझे लोन लेने पे कितना इंटरेस्ट की कीमत पड़ती है, ये मेरी बोर्विंग कॉस्ट है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैं जब किसी को लोन देता हूं तो मैं उस पर कितना इंटरेस्ट लेता हूं। तो आसान अल्फाज में इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस। वो कह रहे हैं इंटरेस्ट इनकम शेल नॉट बी लेस देन इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ। ऐसा ना हो कि आपको लोन मिलता है 14% इंटरेस्ट रेट पे, आप जब भी फंड्स लेते हैं बाहर से, और ये फंड जब आप अपने यार दोस्त में इन्वेस्ट करें तो वो कहे तू तो अपना यार है 10% पे दे दे, तो हमें तो बैठे बैठे घाटा हो गया, हमें मिल रहे हैं 14% पे और हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी आप अपनी बोर्विंग कॉस्ट से नीचे नहीं जाएंगे, आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या बोर्विंग कॉस्ट के बराबर हो सकती है, ब्रेक इवन पे चल जाए कोई मसला नहीं, या उससे ऊपर होनी चाहिए, उससे नीचे ना हो। फर्स्ट करें आपकी कोई बोर्विंग ही नहीं है, तो उन्होंने कहा अच्छा चले हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी है, shall not be less than borrowing cost of investing company or rate as may be। तो फिर एसईसी भी कुछ बेंचमार्क रेट स्पेसिफाई कर देता है कि भाई कम से कम इतना फिर उसका रेट जरूर होना चाहिए। दूसरी शर्त समझ आई, रिटर्न एग्रीमेंट हो और लोन के ऊपर जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो आपकी बोरोइंग कॉस्ट के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। तीसरा, डायरेक्टर ये कहें कि हमने ड्यू डिलिजेंस करवा ली है। ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, एक एक्टिविटी होती है जो नॉर्मली सीए फर्म को बुलाया जाता है। सीए फर्म को कहा जाता है कि ये कंपनी है, इसकी ड्यू डिलिजेंस करें। वो उस कंपनी के अकाउंट चेक करते हैं, उस कंपनी के एसेट्स चेक करते हैं, उनकी वैल्यूएशन चेक करते हैं, उस कंपनी की लायबिलिटी सेटल चेक करते हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स देखते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स देखते हैं, और कंपनी को देखने के बाद एक ओपिनियन देते हैं कि इस पोजीशन में आके कह देते हैं कि हमने कंपनी देखा है, ये कंपनी अपने डेट्स अदा करने की भरपूर सलाहियत रखती है, अच्छे असासे हैं इसके पास, अच्छी इनकम के तरीके हैं, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो इस इन्वेस्टमेंट के डूबने के चांसेस काफी कम है। इस एक्टिविटी को कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। इसके ऊपर अच्छा खासा खर्चा आता है, तो जब भी कंपनी दूसरी कंपनी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रही होती है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को बुला के उससे ड्यू डिलिजेंस करवा लेती है। तो तीसरी शर्त यह है कि डायरेक्टर सर्टिफाई करें कि ये जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं ये आफ्टर प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं। डन। तो ये 3 स्पेशल शर्तें हैं। अब ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं हर कंपनी एक रजिस्टर मेंटेन करेगी, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगी, और उस रजिस्टर में क्या कुछ लिखा होगा, सच पर्टिकुलर एज मे बी स्पेसिफाइड, कुछ नहीं बताया।
फिर एसईसीपी ने कुछ खास कंपनियों को जिस पे ये रिक्वायरमेंट सेक्शन की एप्लीकेबल नहीं है उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है। कौन सी कंपनी है पता नहीं। It has made certain regulation for imposing condition on investment by companies and associated company। और कुछ regulations भी ला चुका हुआ है इन कंपनियों के लिए, कौन सी पता नहीं। तो शीट पे 3 लापता इंफॉर्मेशन है। ये कंपनी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज का एक रजिस्टर मेंटेन करेगी जिसमें कुछ अननोन कंटेंट्स डालेगी। एसईसीपी ने कुछ अननोन कंपनियों को एग्जेम्प्ट कर दिया और एसईसीपी एक अननोन रेगुलेशन ला चुका है इसको चलाने के लिए। इनमें से कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, बस ये बताया कि ये हो चुका है। कुछ कंपनी एग्जेम्प्ट है, कुछ रेगुलेशंस आ चुकी हुई हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के रजिस्टर है उनकी कुछ शराइत हैं जिनको फॉलो करना है। डन। तो ये पहला पोर्शन था। सबसे ज्यादा इसके ऊपर डिबेट होती है, ये इन सारे पोर्शन में से सबसे ज्यादा तवज्जो वाला पोर्शन है। दूसरा एक छोटा सा पोर्शन है बेचारा, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। कंपनियों की इन्वेस्टमेंट्स। अब अगेन चैप्टर क्या कर रहा है, शेयर होल्डर को बचा रहा है बड़ों के उल्टी सीधी हरकतों से। ऐसा ना हो कि कंपनी का करोड़ों रुपया लगे और वो इन्वेस्टमेंट किसी डायरेक्टर के नाम पे हो। पैसा लगा कंपनी का और इन्वेस्टमेंट किसके नाम की, डायरेक्टर की। तो कितना बुरा लगे कि फर्ज करें पाकिस्तान किसी मुल्क को लोन दे, फर्ज करें, ठीक है, फर्ज करें अफगानिस्तान बहुत मुश्किल हालात में हो और हम उसको $1 बिलियन, ठीक है, आपको आपकी लीडरशिप ने यकीन दिला दी है कि पाकिस्तान तबाह हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पे इंशाल्लाह ये वक्त भी आएगा, बस काबू में रहें। जो फसादी हैं वो अगर काबू में रहें तो चीजें बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। डिफॉल्ट से भी बच गया मुल्क, इंशाल्लाह आगे भी चलेगा, ठीक है। आपने भी किसी फसाद का हिस्सा नहीं बनना। फसाद, हाँ, जिसको आप फसाद नहीं मानते आप उसका हिस्सा बन जाइएगा। ये तो आपकी अपनी डेफिनेशन है ना कि आप किसे फसाद कहते हैं। हो सकता है आप कहें तहरीक आजादी है, तहरीक आजादी तो खून मांगती है। खैर, तो पाकिस्तान फर्ज करे किसी मुल्क को लोन दे $1 बिलियन का, एक कागज हो जिसपे लिखा हो कि आपको यहां से $1 बिलियन आया है, और वो कागज हो शहबाज शरीफ के नाम पे कि मिस्टर शहबाज शरीफ के नाम पे ये इन्वेस्टमेंट हो रही है और इसके पैसे वापस किसको करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा ना। हमें दुख लगेगा, हमारा पैसा बड़ों के नाम पे क्यों। अगर ऐसे ही करना था तो जब लोन लिया था तो अपने नाम पे लेते ना, तो फिर कितना मजा आता कि जनाब वो शहबाज शरीफ के नाम पे होता $2 बिलियन, नवाज शरीफ के नाम पे होता $11 बिलियन, इमरान खान के नाम पे होता $27 बिलियन, जरदारी के नाम पे होता $5 बिलियन। हाँ, ऐसी है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। जरदारी ईरानी को बहुत ज्यादा तूफानी लोन नहीं लिए। सबसे ज्यादा पहले नंबर पे आज भी जो बंदा तूफानी लोन लेने में, वो हमारा अपना मोहतरम लीडर है। पाकिस्तान ने टोटल पीटीआई की एरा से पहले तक जितना टोटल लोन लिया था उस टोटल तादाद का 80% अकेला उन 3-3.25 साल में लिया गया। फैक्ट्स हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, न्यूमेरिक्स है ना, थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। तो खैर, हम बात कर रहे थे कि कितना बुरा लगेगा कि वो इन्वेस्टमेंट इमरान खान के नाम पे हो, शहबाज शरीफ के नाम पे हो, नवाज शरीफ के नाम पे हो, जरदारी के नाम पे हो। हमारा पैसा है ना, होना चाहिए पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट की और पाकिस्तान को वापस मिलेगा। अब आप एक कंपनी लेवल पे आ जाएं, कंपनी का पैसा है, कंपनी इन्वेस्टमेंट करे और वो इन्वेस्टमेंट किसी डायरेक्टर के नाम पे हो तो अच्छा तो नहीं लगेगा। तो रूल क्या है, कंपनी की इन्वेस्टमेंट हमेशा किसके नाम पे होनी चाहिए, कंपनी के नाम पे, किसी और के नाम पे ना हो। रूल याद रहेगा। 3 एक्सेप्शंस। पहली एक्सेप्शन सीडीसी। सीडीसी क्या है, वो कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज को डील कर रही है, याद है। तो जब हम अपने शेयर उठा के सीडीसी में ले जाते हैं ऑनलाइन करवाने के लिए, तो वो शेयर किसके पास चले जाते हैं, उसके नाम पे हो जाते हैं। दिस इज अलाउड कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट सीडीसी के नाम पे रखना चाहें तो रख सकते हैं, हालांकि कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट किसी और के नाम पे नहीं रखती। ये एक्सेप्शन याद रहेगी। आगे 2 थोड़ी सी टेक्निकल सी एक्सेप्शंस है। दूसरी एक्सेप्शन क्या है, एक स्पेशल केस है जिसमें एक इन्वेस्टर कंपनी है और एक इन्वेस्टी कंपनी है। ये फर्ज करें ये एक इन्वेस्टर कंपनी और ये फर्ज करें ये एक इन्वेस्टी कंपनी। इन्वेस्टर समझते हैं, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इन्वेस्टी ये वाली कंपनी ने ये वाली कंपनी में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है और ये इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं।
इन्होंने सोचा कि हमने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है वहां हम अपने एक बंदे को डायरेक्टर बना के भेज देते हैं। उन्होंने इस बंदे को अपनी तरफ से वहां डायरेक्टर बना के भेज दिया, यहाँ जा रहा है वहां से सीढ़ियां उतरेगा और इधर साइड से सीढ़ियां चढ़ के वापस इधर आ जाएगा। खैर यह हो सकता है यहाँ से जंप मार के वहां जाए। तो चैट जीपीटी जितना बना सकता था उसने अपनी तरफ से तो बना दिया, बाकी तो आर्टिफिशियल तो हमें भी जरा इस वक्त आदत हो गई है कि आर्टिफिशियल दुनिया को देखें। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक सी दुनिया है जिसमें ये वाली कंपनी ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई और ये वाले भाई साहब को ब्रीफ केस में कुछ दे के भेजा है। अभी नहीं बताऊंगा कि क्या दिया है। फर्ज करिए भाई साहब पिछली बार बगैर ब्रीफ केस के वहां पहुंचे और वहां जाके कहा जी मैं तुम लोगों का नया डायरेक्टर हूं। उन्होंने कहा भाई हमारी कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है कि हमारी कंपनी का शेयर होल्डर व डायरेक्टर बनने का शर्त है कि 5 लाख शेयर होने चाहिए आपके नाम पे। हर कंपनी की ये वो है, मर्जी है, वो जो मर्जी शर्त रख दे। तो इन्होंने आर्टिकल्स में लिखा हुआ था कि हमारे क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं 5 लाख। क्वालिफिकेशन शेयर्स का मतलब है कि डायरेक्टर को डायरेक्टर बनने के लिए कम से कम कितने शेयर्स चाहिए। तो यहां उन्होंने कर दिया था 5 लाख। ये बंदा जब पहले बगैर ब्रीफ केस के वहां पहुंचा तो बिस्त होके आ गया। मगर तुम तो गरीब आदमी हो, हमारा डायरेक्टर तो कम से कम 5 लाख शेयर्स रखता है। ये वापस आए और रो रो के कंपनी को सारी कहानी बताई। ऐसे कहा जी मुझे तो वहां पे उन्होंने बहुत जलील किया है। उन्होंने कहा गरीब आदमी जनाब, और जो है ना उन्होंने कहा कि अपनी कंपनी को कहो कि अगर पाल नहीं सकते तो जो है ना भेजते क्यों हो। तो उन्होंने कहा क्या बात कर दी, हमारे पास 50 लाख शेयर्स उस कंपनी के, तुम्हें जलील नहीं होने देंगे। 5 लाख शेयर्स तुम्हारे नाम पे कर देते हैं, ब्रीफ केस में डालो और जाके उन्हें दिखा के आओ। वो वहां गया, उसने कहा जी मैं आपका डायरेक्टर। उन्होंने कहा तुम्हारे नाम पे 5 लाख शेयर्स हैं, ब्रीफ केस खोल के कही आया देखो, और सुकून से चौड़ा होके वहां पे बैठ गया। ये खाली कुर्सी इसकी है। तो जहां से उठ के गया उन्होंने उसकी कुर्सी गायब कर दी है। अच्छा, तो कहानी समझ आई। एक्सेप्शन नंबर 2, इन्वेस्टर कंपनी has power if investor company has power to appoint a director on investee company। अगर इन्वेस्टर कंपनी के पास इख्तियार हो कि वो इन्वेस्टी कंपनी पे अपना डायरेक्टर भेज सकते हैं, then investor company is allowed to hold such shares in name of that nominee। ये वाली कंपनी को इजाजत है कि इस नॉमिनी नाम पे उतने शेयर्स रख सकते हैं that are क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ इन्वेस्टी कंपनी। रूल ये था कि कंपनी के 50 लाख शेयर सारे के सारे कंपनी के नाम पे हो, लेकिन अगर मकसद सिर्फ हमारे एक बंदे को वहां डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट करना है और उस कंपनी की शर्त पूरी करनी है, तो फिर हम उस हद तक जितने क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं हम इस बंदे के नाम पे रख सकते हैं। सेकंड एक्सेप्शन समझ आई। थर्ड एक्सेप्शन, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। एक होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडरी कंपनी अचानक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से नीचे चली गई। एक पब्लिक कंपनी थी, आपने उसके शेयर्स खरीदे हुए थे। पब्लिक कंपनी के मिनिमम शेयर होल्डर्स कितने होते हैं? 3। एक तो ये होल्डिंग कंपनी थी और बाकी 5-6 और लोग भी थे। तो इसका मतलब है 6-7 शेयर होल्डर्स थे, कंपनी चल रही थी। एक दिन क्या हुआ, उन 5-6 शेयर होल्डर्स ने एक बंदे को सारे शेयर बेचे और निकल गए। अब मेंबर्स कितने हैं? 2। कम से कम कितने होने चाहिए? अगर 180 दिन से ज्यादा गुजर गया तो पर्सनल लायबल होगा। जो जितना बड़ा शेयर होल्डर होगा उतना ज्यादा लायबल होगा। तो सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है? होल्डिंग, क्योंकि हम होल्डिंग है। होल्डिंग के पास कम से कम आधे से ज्यादा तो शेयर्स पड़े हुए होंगे। तो अगर एक होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है और सब्सिडरी कंपनी अचानक से उसके मेंबर्स कम हो गए हैं, होल्डिंग कंपनी उसको मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की पेनल्टी से बचाना चाहती है, यानी अपने आप को भी सेव करना चाहती है। होल्डिंग कंपनी ने क्या किया, एक शेयर जो उस कंपनी में था उठा के डायरेक्टर को दे दिया, एक शेयर उठा के अपने कंपनी सेक्रेटरी को दे दिया, एक शेयर उठा के अपने सीएफओ को दे दिया। 3 शेयर बांटे, 3 नए मेंबर बन गए, सब्सिडरी कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स पूरे हो गए। तो होल्डिंग कंपनी इज अलाउड कि वो सब्सिडरी कंपनी को अगर मिनिमम से बचाना चाहती है तो वो अपने कुछ नॉमिनीज के नाम पे शेयर रख सकती है। होल्डिंग कंपनी में होल्ड एनी शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी इन नेम ऑफ इट्स nominees if number of members of subsidiary company has reduced below required minimum member। ये सिर्फ होल्डिंग कंपनी को अलाउड है। ये 3 एक्सेप्शन में जिसको इजाजत मिली है बस वही। पहली एक्सेप्शन में सिर्फ सीडीसी में इन्वेस्टमेंट को इजाजत मिली है, कहीं और नहीं। दूसरी में सिर्फ एक इन्वेस्टर को जो इन्वेस्टी पे पावर रखता है डायरेक्टर बिठाने की, उसको एक्सेप्शन है। और इसमें सिर्फ होल्डिंग को सब्सिडरी में अलाउड है, बाकियों को नहीं अलाउड।
अगर ये होल्डिंग कंपनी मिनिमम नंबर पूरे नहीं करती तो उसका क्या? जी, अगर होल्डिंग कंपनी मिनिमम नंबर पूरे नहीं करेगी तो एक सेक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, याद है? अगर एक कंपनी मिनिमम मेंबर से नीचे जाती है तो उसके तमाम वो मेंबर जो 180 दिन से ऊपर तक उस कंपनी को चला रहे हैं वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे उसकी सारी हरकतों के लिए जो कंपनी है। तो होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी की चीजों के लिए भी पर्सनली लायबल हो जाएगी, जिसको वो बचाना चाह रहे हैं। आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने लायबिलिटीज तो नहीं अंडरटेक की हैं, तो अगर मिनिमम से नीचे चलते रहे तो लायबिलिटीज आपके जिम्मे पड़ जाएंगे। क्या बात समझ आई? अब इसका मतलब ये बहुत अहम बात है। अब फर्ज करें पाकिस्तान के भी कुछ इस तरह के मसलों मसाइल हो, तभी तो बुरा लगा, तभी तो कानून बीच में आ गया कि पाकिस्तान से चोरी हुआ पैसा बाहर किसी मुल्क में पकड़ा जाता है, और जब वो पाकिस्तान ट्रांसफर होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको जिस ट्रस्ट में ट्रांसफर करती है उस ट्रस्ट में हमारा एक पॉलिटिशियन ट्रस्टी है। तो गलत फीलिंग आती है ना, फीलिंग ये आती है कि कोई गड़बड़ हो रही है। भाई अगर बाहर का पैसा उठ के किसी भी XYZ जगह इन्वेस्ट कर दें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप वो इन्वेस्टमेंट किसी रिलेटेड पार्टी के पास कर देंगे तो लोग मशकूक हो जाएंगे, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, वो कहेंगे ये क्या हुआ, ये इस तरह से तो नहीं होना चाहिए था। तो यही मसला यहां पे भी है कि जब कंपनी की इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम के बजाय कुछ और कंपनी के बड़ों के पास होगी तो लोगों को शक होगा। तो लॉ ये कहता है कि यहां आपने एक रजिस्टर मेंटेन करना है इस चीज के लिए। एक प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए कंपनी का जिसमें ऐसी तमाम इन्वेस्टमेंट 8, 9, 10 जितनी भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स उनकी लिस्ट बनी हुई हो, वो क्यों किसी के नाम पे है उसकी रीजन बनी हुई हो, इन्वेस्टमेंट के पर्टिकुलर्स हो, कितने शेयर्स हैं, कितने डिबेंचर्स हैं, किसके नाम पे हैं, क्या मसलो मसाइल हैं। फिर ये रजिस्टर इतना अहम है कि वो कह रहे हैं मेंबर्स को दिखाओ। याद हमने कहा था मेंबर्स को ओपन परमिशन नहीं है, लेकिन ये रजिस्टर हर दिन कम से कम 2 घंटे के लिए अवेलेबल रहना चाहिए। कोई टाइम कंपनी तय कर सकती है कि फर्ज करें सुबह 9 से 11 या फर्ज करें शाम 3 से 5, कम से कम दिन में 2 घंटे ऐसे होने चाहिए जिसमें ये रजिस्टर अवेलेबल हो। जो इस रजिस्टर को देखना चाहे वो देख सकता है। हाँ, अगर इसकी वो कॉपी लेना चाहे तो पहले अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन के 7 दिनों के अंदर अंदर उसको ऑथेंटिक कॉपी इस रजिस्टर की मिल जाएगी। कोई बाहर का बंदा इस रजिस्टर को देखना चाहे तो पैसे देके देख ले, कंपनी का मेंबर उन 2 घंटों में देखना चाहे तो देखना फ्री है। रजिस्टर देखना फ्री है, लेकिन इसमें से कॉपी ले जाने के, एक्सट्रैक्ट ले जाने के पैसे हैं। तो ये एक आप खास रजिस्टर मेंटेन करेंगे। अगर कंपनी वालों ने आपको इंस्पेक्शन करना रिफ्यूज कर दिया, आप रजिस्ट्रार को शिकायत लगाएं और रजिस्ट्रार हुक्म जारी करेगा कि इमीडिएट इस बंदे को इंस्पेक्ट कराओ, आपने क्यों रोका इसे। तो ये हर बंदे का हक है कि उसके मुल्क के पैसे या उसकी कंपनी के पैसे अगर कुछ और लोगों के नाम पे जा रहे हैं तो जरूर देखें। तो असूलन पाकिस्तान में हमारा हक होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट जिन लोगों के साथ एग्रीमेंट कर रही है, किसी के साथ सोलर का एग्रीमेंट कर रही है, किसी के साथ इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट कर रही है, किसी के साथ लोन का एग्रीमेंट कर रही है, वो किस किस के नाम पे हो रहे हैं और कौन कौन सी रिलेटेड पार्टीज इन्वॉल्व है। तो क्या ये वाला सेक्शन समझ आया? हमने कहा 4 पोर्शन हैं जिनमें से 2 पोर्शन हमने खत्म कर दिए। हमने इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कवर कर लिया और हमने इन्वेस्टमेंट के जो अपने नाम पे होने वाले रूल्स हैं हमने उसकी बात की। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, इस एरिया को स्किप करके पहले मैं आगे चला जाऊं जिस पे टाइम ज्यादा लगना है। रिलेटेड पार्टी। अब डायरेक्टर से बड़े लेवल पे चलते हैं। अभी तक हम सारी बात कर रहे थे डायरेक्टर की, अब डायरेक्टर से ऊपर की बात करते हैं कंपनी के जान पहचान वाले। वो कौन से लोग हैं जो कंपनी से बहुत कनेक्टेड हैं? भाई डायरेक्टर तो कनेक्टेड है ही है, लेकिन क्या डायरेक्टर के फैमिली मेंबर कनेक्टेड नहीं होंगे? वो भी तो, उनका भी तो कंपनी से लिंक बन जाएगा। उनका भाई अगर वहां डायरेक्टर है, उनका फादर वहां डायरेक्टर है, उनका शौहर वहां डायरेक्टर है, या उनकी बीवी वहां डायरेक्टर है, तो जिसका भी एक क्लोज रिलेशन डायरेक्टर है वो भी तो कंपनी का कनेक्टेड पर्सन बन गया। तो यहाँ लॉ ने एक लिस्ट में डिफाइन करने की कोशिश की कि कौन कौन कंपनी के कराबतदार हो सकते हैं, कौन कौन लोग हो सकते हैं जो कंपनी के करीबी हैं। तो लिस्ट बताई। सबसे पहले उन्होंने कहा कंपनी का डायरेक्टर या उसके रिश्तेदार, ये कहलाएंगे कंपनी की रिलेटेड पार्टी, कंपनी से ताल्लुक रखने वाले। अच्छा, रिलेटेड में कौन आएगा? स्पाउस यानी कि मियां बीवी, लिंक्स बहन भाई, लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, 1 to 1 असेंडेंट और डिसेंडेंट, वालदैन उनके वालदैन, उनके वालदैन, औलाद उनकी औलाद, उनकी औलाद। तो अब इसमें वो चचा और ताया और वो उस तरह वाली चीजें नहीं, वालदैन उनके वालदैन उनके, इसलिए लीनियल बोला। असेंडेंट का मतलब होता सारे अबू अजदाद, डिसेंडेंट का मतलब होता आपसे नीचे की सारी नस्लें हैं। ऐसा नहीं है,
वन टू वन रिलेशन वाले, आपके वालिदैन उनके वालिदैन उनके वालिदैन, आपकी औलाद उनकी औलाद उनकी औलाद, आपके बहन भाई, आपका मियाँ आपका शौहर आपकी बीवी, तो स्पाउस में दोनों जेंडर्स आ गए, मियाँ बीवी, बहन भाई और लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट। तो डायरेक्टर और डायरेक्टर के ये क्लोज रिश्तेदार, ये हमारे रिलेटेड पर्संस हैं। की मैनेजरियल पर्सन या उसके रिश्तेदार, की मैनेजमेंट पोजीशन पे एक बंदा है और उसके रिश्तेदार। अब फर्म जिसमें डायरेक्टर मैनेजर या उसका रिलेटिव पार्टनर है, ये दो बात हमें समझ आई है, डायरेक्टर और की मैनेजरियल। ये की मैनेजरियल क्या है? की मैनेजरियल कंपनी में ना कुछ मैनेजमेंट की अहम बड़ी पोजीशंस होती हैं। ये जी ऑपरेशंस को हेड कर रहा है, ये जी एचआर का हेड है, ये जी फाइनेंस का हेड है, ये जी फैक्ट्री का हेड है, ये जी हमारे इस पूरे डिवीजन का हेड है, ब्रांच का हेड है। तो कंपनी में ना कुछ बड़े अहम मैनेजर्स होते हैं जो बड़े बाइख्तियार होते हैं। डायरेक्टर्स तो शेयर होल्डर्स की तरफ से आए हैं, उसके अलावा जो कंपनी के हर डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है वो कहलाएंगे और उनके रिश्तेदार। तो डायरेक्टर उसके रिश्तेदार, मैनेजर उसके रिश्तेदार। तीन वो इदारे जिसमें ये दो लोग मौजूद हैं, वो तीन इदारे कौन से हैं? अब फर्म जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर या उसका रिलेटिव पार्टनर हो, जिस फर्म में ये लोग या इनके रिश्तेदार पार्टनर है वो फर्म भी रिलेटेड बन जाएगी। वो प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर खुद मेंबर हो या डायरेक्टर हो, रिश्तेदार नहीं बोला, जहां डायरेक्टर या मैनेजर मेंबर हो या डायरेक्टर हो। अच्छा, वो पब्लिक कंपनी जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर या डायरेक्टर हो या होल्ड करता हो बाकी रिलेटिव्स के साथ मिलकर एनी शेयर्स। तो पब्लिक कंपनी में रिश्तेदारों ने भी अगर शेयर्स खरीदे हुए हैं, रिश्तेदारों के साथ मिलकर भी आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो भी वो रिलेटेड बन जाएगी। तो वो प्राइवेट कंपनी जिसमें डायरेक्टर या मैनेजर खुद इन्वॉल्व है, और वो पब्लिक कंपनी जिसमें डायरेक्टर मैनेजर या इनके शेयर होल्डर, इनके जो रिलेटिव्स हैं वो शेयर्स के थ्रू इन्वॉल्व हो। ये सेकंड कैटेगरी। फिर दो तरह की कैटेगरीज हैं जहां पे आपका इन्फ्लुएंस है या जिनका आप पे इन्फ्लुएंस है। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी कंपनी जिसका चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजर इज अकस्टम्ड, आदी है टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ अ डायरेक्टर, और वो वाली कंपनियां जिनका चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजर आदी है कि वो आपके डायरेक्टर या मैनेजर के कहने पे चलता है। अब एक XYZ कंपनी, हमें नहीं पता हमारे डायरेक्टर से उससे क्या रिश्ता है, लेकिन हमारा डायरेक्टर जो कहता है वो लोग वही करते हैं। तो अगर वो रिश्ता हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये पता लग रहा है कि वो करते हैं जो ये कहता है, तो वो रिलेटेड हो गए। और इसको रिवर्स कर लें, एनी पर्सन ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टर मैनेजर कस्टम टू एक्ट। कोई ऐसा बंदा जिसके कहने पे हमारे ये का जो बड़े बंदे हैं वो चलते हो, तो इसका मतलब वो बंदा जो कह रहा है उसकी कोई ना कोई खुफिया पावर तो होगी। ये पॉइंट समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा गवर्नमेंट में है, वजीर आजम की कुर्सी पे बैठा हुआ है और किसी और बंदे के कहने पे चल रहा हो, तो हम मान लेंगे कि वो कोई और बंदा इतना रिलेटेड तो है कि जिसके कहने पे ये काम कर रहा है। मतलब समझ तो आपको आ गया? ठीक है जी। तो ये लोग ये जिन इदारों में हैं और जिस इदारे का हम पे इन्फ्लुएंस है, जिस इदारे पे हमारा इन्फ्लुएंस है, जिस इदारे पे जिस इदारे ने हम पे इन्फ्लुएंस किया हुआ है। अच्छा, वो उस जिसकी एडवाइस डायरेक्शन पे हम चलते हैं, और ये एडवाइस का मतलब है हुक्म। ये वो प्रोफेशनल एडवाइस नहीं है जो डॉक्टर या वकील वगैरह दे रहा होता है। वकील ने कहा ऐसे करो, आपने वैसे किया, तो आप उसके ताबे थोड़ी हो गए। डॉक्टर ने कहा सुबह शाम गोलियां खानी है, तो आपने गोलियां खानी शुरू कर दी सुबह शाम, तो आपने डॉक्टर की प्रोफेशनल एडवाइस पे काम किया है। इस प्रोफेशनल एडवाइस का ये मतलब नहीं कि डॉक्टर की मर्जी से आप चल रहे हैं, लिखा नहीं था जिसकी एडवाइस डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन पे हम लोग काम कर रहे हो। तो उन्होंने कहा जो एडवाइस डायरेक्शन या प्रोफेशनल कैपेसिटी में देने वाली इंस्ट्रक्शंस इसमें शामिल नहीं है। फिर अब कुछ इदारों की बात करते हैं। कोई भी कंपनी जो हमारी होल्डिंग कंपनी है वो भी रिलेटेड पर्सन है, जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है वो भी रिलेटेड है, हमारी जो एसोसिएट है वो भी। तो रिलेटेड बहुत बड़ी डेफिनेशन हो गई, इसमें कंपनियां भी आ गई, इदारे भी आ गए, इंसान भी आ गए। अ सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज आल्सो अ सब्सिडरी। हम जिसकी सब्सिडरी हैं उसकी कोई और सब्सिडरी, आसान अल्फाज में हमारी होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी। और जब थक गए तो कह दिया सच अदर पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड। तो ये हमारी किताब की सेकंड बिगेस्ट डेफिनेशन है। थर्ड बिगेस्ट थी एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग, सेकंड बिगेस्ट ये वाली है, और जो फर्स्ट बिगेस्ट है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जी, अब रिलेटिव जहां जहां लिखा हुआ है वो उन्होंने शुरू में डिफाइन कर दिया है, वो यही रिलेटिव्स है।
जिनका जिक्र ऊपर हुआ है ना, तो जब जब रिलेटिव बीच में बोला है हमने, वहां वहां एग्जैक्टली वो वाले रिलेटिव्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिस्ट हमें याद करनी होगी। इस लिस्ट को थोड़ा सा याद करने के लिए हम कैटेगरीज बना सकते हैं। ये 2 में उन लोगों का और उनके रिश्तेदारों का जिक्र हुआ है, इन 3 इदारों का जिक्र हुआ है जिसमें ये लोग या इनके रिश्तेदार मौजूद हैं। ये 2 वो वाले इदारे हैं जिनका आप पे या जिन पे आपका इन्फ्लुएंस है। और फिर ये आपकी अभी तक पड़ी हुई कंपनियां, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट और वो, और ये आपका पसंदीदा जुमला। तो अगर आप इसको डिवाइड कर लेंगे ना, तो ये लंबी डेफिनेशन है, लेकिन पेपर में आप इसका 70-80% इंशाल्लाह आराम से रिप्रोड्यूस कर देंगे। क्यों पढ़ा ये हमने? क्योंकि सिलेबस में था, क्योंकि वो तकलीफ देना चाह रहे थे। हमने इसलिए पढ़ा कि हमें पता लग जाए हमारे अपने कौन से हैं, हमारे चाहने वाले कौन से, हमसे कुर्बत रखने वाले कौन है। ये वो कुर्बत रखने वाले हैं जो इस कुर्बत का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, कंपनी से डिस्काउंट पे चीजें लेंगे, कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स अपने पास कराने की कोशिश करेंगे, कंपनी में जब नौकरी निकलेगी अपने बंदों को एडजस्ट करवाएंगे, कंपनी ने जहां से परचेजिंग करनी है अपने दोस्तों की दुकानों से परचेजिंग करवाएंगे, कंपनी जिस चीज में डील करती है कंपनी से वो चीज सस्ते में या 0 पे खरीद लेंगे। तो ये जो कंपनी के अंदर इस लेवल के लोग बैठे होते हैं, ये मान लेना चाहिए कि वो फेवर लेंगे। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि अगर एक कंपनी एसी बनाती है तो उस कंपनी में जो डायरेक्टर है वो जब अपने घर के लिए एसी खरीदेगा तो वो मार्केट से, दुकान से थोड़ी एसी खरीदेगा। वो देखेगा ना कि कंपनी की एसी की क्या कॉस्ट है, उसके आसपास कुछ पैसे देके और एसी उठाने की कोशिश करेगा। तो जो कंपनी में ऑपरेशंस का मैनेजर होगा, जिसके सामने सारे मामलात होंगे, वो इतना इन्फ्लुएंस में तो होगा कि कंपनी से अच्छे रेट पे चीज खरीद ले। तो जो कंपनी के अपने रिलेटेड पर्सन है ना, ये उस पोजीशन में है कि जहां ये कंपनी के साथ एक अच्छा भावताव कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि इनमें से कुछ फायदा उठाएं और कुछ फायदा ना उठाएं, और ऐसा ना हो कि कुछ ज्यादा फायदा उठा लें कुछ कम फायदा उठा लें। ये तो तय है कि ये रिलेटेड पर्सन है, जब भी डील करेंगे ये मार्केट वैल्यू ऑफ द चीज नहीं देंगे। अगेन अगर एक जगह पे एक जैसे तोशा खाना है जिसमें गवर्नमेंट को मिले हुए गिफ्ट्स मौजूद होते हैं, तो जो भी वजीर आजम सीट पे मौजूद होगा ये एक्सपेक्ट करना कि वो पूरे पैसे देके वो गिफ्ट पकड़ेगा। अगर उसने पूरे पैसे देने तो मार्केट से ना खरीद ले, तो वो अपने वजीर आजम होने का फायदा तो उठाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि कोई ज्यादा फायदा उठा ले और कोई कम फायदा उठा ले, या कुछ फायदा उठाएं और कुछ फायदा ना उठाएं। तो देयर मस्ट बी अ पॉलिसी। इसी तरह से मैनेजर ऑपरेशंस जो है वो एसी 40% डिस्काउंट पे ले ले, और डायरेक्टर अपने घर जब ले जा रहा हो तो उसको 30% डिस्काउंट मिले। उसे भी ना पता हो, मैनेजर ऑपरेशंस को पता हो कि अंदर खाते का डिस्काउंट भी है। तो ऐसा ना हो कि किसी के रिश्तेदार को सस्ते में चीज मिल गई और किसी के रिश्तेदार को महंगे में चीज मिल गई हो। हमारे पास एक टीचर जो है उसका बेटा पढ़ रहा हो 30% फीस देके, और दूसरे टीचर का बेटा पढ़ रहा हो 40% फीस देके, तो ये तो जब डिस्कस होगा लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। ये मानना तो जरूरी है कि हम टीचर से 100% फीस तो नहीं लेंगे, वो हमारा रिलेटेड पर्सन है, हमारे साथ ताल्लुक है, तो हम उसको तो नहीं कहेंगे कि आप हमें पूरी पूरी फीस जमा कराएं। तो ये मान लेना होगा कि जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी वो आर्म्स लेंथ नहीं होगी। ये आर्म्स लेंथ क्या होता है? दो नॉलेजेबल बायर सेलर के दरमियान मार्केट की नॉर्मल टर्म्स के मुताबिक जो होता है वो आर्म्स लेंथ है। तो जहां बहुत ज्यादा फेवर्स हो, मार्केट की नॉर्म से हट के ट्रांजैक्शन हो, उसे क्या बोलते हैं? नॉन आर्म्स लेंथ। तो ये तो तय है कि ये नॉन आर्म्स लेंथ होगी। लेकिन बेहतर ये है कि फिर इसकी एक पॉलिसी बना लें, और उस पॉलिसी में आप तय कर दें कि फॉर एग्जांपल तोशा खाना से जो भी खरीदेगा वो 50% कीमत दे देगा या वो 25% कीमत दे देगा। अब वो नवाज शरीफ हो, वो शहबाज शरीफ हो, वो इमरान खान हो, वो बिलावल भुट्टो हो, जो भी वजीर आजम मौजूदा या मुमकिन, मैं बिलावल भुट्टो बोल दिया, आपको बुरा नहीं लगा भाईजान, आपने इसी दौर में अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी भी लड़खड़ाई तो अगला वजीर आजम आपको बिलावल भुट्टो नजर आ जाना है। दुनिया में कुछ भी हो जाता है। मैंने कुछ अर्से पहले ना ऐसे ही बोला था एक क्लास में, मैंने कहा आपको कोई पता नहीं जरदारी दोबारा भी सदर बन सकता है। तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि सर पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, क्या ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। तो बिलावल भुट्टो भी कभी ना कभी वजीर आजम आपको ना अब भी अगले चंद ईयर्स में किसी टाइम पे नजर आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने जी इंशाल्लाह बनेगा। भाई नौजवान की आदत तो वही है ना भाई, ये इमरान खान कहाँ से नौजवान की आदत का दावा कर रहा है? वो तो 72-73 साल का है, जरदारी से 4 साल बड़ा है। तो जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, ये तो सब बूढ़े हैं।
नौजवानों का असल लीडर तो बिलावल है, ठीक है। मरियम भी जरा ज्यादा एज की है, वो भी नानी है, तो असल तो बिलावल भुट्टो है ना। जो असली जेन्युइन नौजवान की आदत है वो, या वो है कौन है जो शहबाज शरीफ का, हाँ हमजा शहबाज या बिलावल भुट्टो, असल ये लीडर्स हैं। इनके साथ आप मुंसलिक हो, क्योंकि आपने बड़े होके इन लीडर्स को जो है ना वो हुकूमत करते हुए देखना है, और आपने इनके साथ जो है ना, ठीक है जी। लोगों के चेहरे पे नफरत है, उन्होंने कहा जी ये जो है ना हम सारे लीडर से जो है ना, इन्होंने लोग मरते भी नहीं है। तो वही वाली बात है कि किसी की मरने की ख्वाहिश तो नहीं की जा सकती, लेकिन वही मसला मैंने ये कहा ना, चेहरे बदलने से नहीं होना, निजाम बदलने से ना। चेहरे बदल के भी आ जाएंगे तो आपको आपका पसंदीदा चेहरा भी वही सब कुछ कर रहा होगा जो ना पसंदीदा चेहरा आपके साथ कर रहा था। असल गेम तो निजाम की है जी। इन्होंने कहा हमने तो देखा ही इनको है। मजे की बात है, आपने इनके जुल्म सितम वाले दौर ही नहीं देखे, आपने तो फेसबुक से पढ़ाई की है। आपको तो फेसबुक पे बताया गया है कि जी नवाज शरीफ चोर है, आपने उसे चोरी करते तो नहीं देखा। आपको फेसबुक ने ये बताया कि पनामा में नवाज शरीफ की कंपनी मिली थी, ये किसी ने नहीं बताया कि इमरान खान की कंपनी भी मिली थी पनामा में। आपको सबने ये बताया कि नवाज शरीफ ने अपने दौर में बहुत करप्शन की है, आपको किसी ने ये नहीं बताया कि इमरान खान की एरा में कौन कौन सी करप्शन हुई है। आपकी तो तालीम फेसबुक से मिली, और फेसबुक कैसी तालीम देता है, जो वो देना चाहता है। फेसबुक पे ओपिनियन बनते नहीं, बनाए जाते हैं। जैसे अक्सर हम यहाँ पे जनाब सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स को बड़ा अच्छा पढ़ा रहे होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से चीजें काम कर रहे होते हैं, फेसबुक पे हम होते ही नहीं, क्योंकि हम पैसे नहीं देते वहां पे, ना ग्रुप्स को पैसे देते हैं, ना एम्बेसडर्स को पैसे देते हैं कि जाओ और जाके एनोनिमस पार्टिसिपेंट बन के पोस्ट करो और पोस्ट करें कि ये जो आब्दी साहब का कंपनी लॉ का इस दफा जो बैच शुरू हो रहा है, जो 25 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसकी इतनी फीस है, जो कि बड़ा जबरदस्त बैच है, इसकी डिटेल्स चाहिए। ब्रोशर पूरा लगा के, नंबर भी हमारा लिखा हुआ होगा, सारी मार्केटिंग भी कर दी होगी, और उसके बाद कहेगा कि ये कब शुरू हो रहा है, ये कौन सा, तो वो साफ नजर आ जाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि फेसबुक या सोशल मीडिया आपको वो फिगर देता है, वो चीज देता है जो फैब्रिकेटेड होती है, जो बनाई जाती है, और उसमें ओपिनियंस आपके सामने होते हैं। किसी भी कौम को अचानक से एकदम से एक नई चीज पे लगाना कोई मसला नहीं है। आज से 4 महीने पहले टीमू TEMU के बारे में जानते ही कोई नहीं था। आज आधे पाकिस्तानियों का मानना यह है कि वो दुनिया की 2-3 बड़ी कंपनियों में से एक है। किसी ने नहीं देखी, किसी को नहीं पता उसका हेड ऑफिस कहाँ है, लेकिन फेसबुक ने इतना आपके दिमाग पे इतना ऐड चला चला के इतनी दफा आपको दिखाया कि नाउ यू बिलीव कि वो वन ऑफ द बिग नेम है। तो अचानक से कोई भी कॉलेज का एकदम से धड़ाधड़ जनाब मार्केटिंग ठा 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 1-2 महीने तक आंखों पे वज रहे हैं, आपको लगता है ये भी कोई तगड़ा कॉलेज होगा। तो इसी तरह से अगर आपको सियासी तौर पे कोई मुसलसल ग्राफिक्स बना के, आपको लगता है एक आम इंसान बैठ के इतने ग्राफिक बनाता होगा कि कुछ बंदे गिरे हुए हैं, फिर उनका खून निकल रहा है, फिर उसको बड़ा फैब्रिकेट करके आर्टिस्टिक वे में डिजाइन करके कहे ये हैं जी इस वक्त के मौजूदा हुक्मरान जो कि इंसानों के कातिल है। आपको लग रहा है कि आप हम में से कोई बंदा है जो किसी दिन उदास होकर इतनी खूबसूरत सी तस्वीर ग्राफिक डिजाइन करके नेट पे डाल रहा है? आपको नहीं समझ आ रहा, आपको कुछ लोग फीड कर रहे हैं, आपको मुसलसल नफरत पाल रहे हैं, आपको मुसलसल गलत डाटा दे रहे हैं, आपको मुसलसल पागल बना रहे हैं। GDP के साथ ऐसा हो गया, वैसे हो गया। इतने ज्यादा हमने मार्केटिंग देखी जी, GDP सबसे ज्यादा ग्रोथ आई जी 5.6% जी, ये फलाना जी सिरा में। अब हर बंदा इस पर लड़ रहा है कि GDP की असल ग्रोथ तो 5.6% है। मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से पूछा कि यार ये इस ग्रोथ की मुझे फार्मूला बता दो, ये क्या फार्मूला होता है? उन्होंने कहा नहीं बस सबसे ज्यादा कामयाबी इसी इरा में हुई है। उनसे पूछा भाई GDP किसे कहते हैं, उसको मैयर कैसे कहते हैं? और जी सबसे ज्यादा तरक्की PTI की इरा में हुई है। अच्छा भाई बताओ तो GDP बहुत ऊपर चला गया? उन्होंने कहा हाँ बहुत ऊपर चला गया, देखो 5.6%। अब 5.6% क्या है, इसको किससे कंपेयर करना है? अगर एक GDP गिर के 100 मिलियन पे चला गया, 100 बिलियन पे, और उधर से वो फिर 105 पे चला गया, तो हम कहेंगे 5% ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर वो 300 से 100 पे गिरा होगा और 100 से 105 पे आया होगा तो ग्रोथ तो 5% नजर आएगी, लेकिन असल जमीनी हकाइक क्या होंगे? तो इंटरेस्टिंगली उसके बाद जब गूगल पे सर्च किया कि GDP कब कब हाईएस्ट रहा, तो वो कुछ ऐसे नापसंदीदा एराज नजर आ गए जिसमें अच्छे लोग हुकूमत नहीं कर रहे थे। तो एक असल हकीकत होती है और एक वो हकीकत होती है जो हमें बताई जाती है।
तो जब तक पीटीआई हुकूमत कर रही थी और हुकूमत से डीरेल नहीं हो रहे थे, पाकिस्तान बहुत अच्छा चल रहा था, फेसबुक हमें बता रहा था। और जैसे ही वो डीरेल होने वाले थे, हमें 1-1.5 साल तक पूरे पाकिस्तान के सर पे तलवार लटका दी कि तुम लोग तो डिफॉल्ट होने वाले हो, क्योंकि हम हुकूमत नहीं कर रहे, कोई और लोग हुकूमत हमसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमें बचा लो, नहीं तो हम डिफॉल्ट होने से नहीं बचाएंगे तुम्हें, और तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। आप देखें पूरी की पूरी तकरीरें अवाम को कहा है कि तुम डिफॉल्ट हो रहे हो। तो बड़ी ही फेक दुनिया है, बहुत ही अलग दुनिया है। जमीन पे ग्राउंड रियलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि असल में चीजें किस तरह से चल रही हैं। तो इसलिए अगर कभी भी कोई भी रिलेटेड पर्सन कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा तो वो हमेशा एक डेफिनेट पॉलिसी के तहत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ को ज्यादा फायदा मिल जाए, कुछ को कम फायदा मिल जाए, कुछ के साथ ऐसा हो जाए, कुछ के साथ वैसा हो जाए। ऐसा ना हो कि एक बंदे के साथ कुछ और सलूक हो और दूसरे के साथ कुछ और सलूक। तो फिर उन्होंने क्या कहा, कुछ रूल्स बना दिए। कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ एंटर हो सकती है अगर एक पॉलिसी हो जो बोर्ड की तरफ से अप्रूव हुई भी हो। अच्छा, ठीक 3:30 बजे आप लोगों की तो कोई क्लास नहीं होगी? आज मेरी भी नहीं है, तभी तो इतना इजी फिर रहा हूँ। असल में कुछ लोग पलट के घड़ी की तरफ देख रहे थे, तो मैंने कहा मैं उन्हें बता दूं कि हो सकता है मैं 3:30 से आगे चला जाऊं। हम भी तो वैसे ही लोग हैं। नहीं, मैं इतना बुरा नहीं हूं, बहुत आगे नहीं जाएंगे। पॉलिसी अप्रूव बाय बोर्ड, एक पॉलिसी होनी चाहिए जो बोर्ड की तरफ से अप्रूव हुई हो। ये पॉलिसी किस किस चीज पे अप्लाई हो? सेल, परचेज या सप्लाई ऑफ गुड्स मटेरियल। जब भी रिलेटेड पार्टी की कंपनी के साथ या कंपनी की रिलेटेड पार्टी के साथ कोई भी सेल, परचेज या सप्लाई ऑफ गुड्स या मटेरियल की ट्रांजैक्शन हो, सेलिंग या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करना हो प्रॉपर्टी किसी भी किस्म की, लीजिंग की कोई ट्रांजैक्शन हो, सर्विसेज की कोई ट्रांजैक्शन हो, कोई एजेंट अपॉइंट किया जा रहा हो सेल, परचेज वगैरह के लिए, या रिलेटेड पार्टी को अपॉइंट कर रहे हो हम किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब यह है कि रिलेटेड पार्टी जो अपनी तनख्वाह वगैरह ले रही थी उससे ओवर एंड अबव हमने उनको एक और पोजीशन पकड़ा दी। डायरेक्टर ने कहा मैं तो एमबीए मार्केटिंग हूं, मुझे मार्केटिंग का हेड भी बना दो, उसकी तनख्वाह भी दे दो। तो दूसरे डायरेक्टर ने कहा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे सीएफओ भी बना दो। तो इसका मतलब है जब हम इन लोगों को कंपनी की ही कोई अंदर की पोजीशन दे देंगे तो उसके भी कुछ रूल्स होने चाहिए कि कम से कम कितनी तनख्वाह होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या मामला होंगे। तो देयर मस्ट बी अ पॉलिसी जो इन सारी चीजों को डील करे। इस सेक्शन में कोई भी चीज वो नहीं है जो आर्म्स लेंथ बेसिस पे हो। इसका मतलब इस पूरे सेक्शन की असम्पशन क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन आर्म्स लेंथ बेसिस। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हुए, अगर तो 1-2 डायरेक्टर हैं फिर तो वो पॉलिसी के मुताबिक होगा। अगर एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर कहते हैं जी हाँ हमारा इसमें ख्वाहिश है, तो फिर वो चीज स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होगी। फिर ये जितने भी अरेंजमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हैं ये डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखे जाएंगे और बताएंगे कि हमने क्यों कुछ लोगों को डिस्काउंट दिए। एसईसीपी स्पेसिफाई कर देगा कि ये रिकॉर्ड मेंटेन करो और इसमें ये सारी बातें लिखो। कब करेगा, किसको करेगा, हमारे सिलेबस में नहीं है। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट हुआ और कॉन्सेंट नहीं ली गई, पॉलिसी के मुताबिक नहीं था, तो फिर अगला रूल ये होता है कि आप मेंबर से उसको रेटिफाई करवाते हैं। आप कहते हैं ये ट्रांजैक्शन है, आप लोग इसको ओके कर दें। लेकिन अगर अप्रूवल नहीं है और रेटिफाई भी बोर्ड या शेयर होल्डर्स ने नहीं किया 90 डेज के अंदर अंदर, तो ये वॉइडेबल होगा कॉन्ट्रैक्ट। बोर्ड चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे। कोई भी अरेंजमेंट जब भी रिलेटेड पार्टी के साथ होगा, किसी डायरेक्टर या कोई ऐसा जहां डायरेक्टर की ऑथराइजेशन है, तो डायरेक्टर कंसर्न शैल इंडेमनिफाई कंपनी अगेंस्ट एनी लॉस। अगर कंपनी किसी जगह कोई डील करेगी उसमें डायरेक्टर इन्वॉल्व होगा या उसने डील करवाई होगी, तो वहां अगर कंपनी को नुकसान हो गया तो कौन इंडेमनिफाई करेगा? तो हमने उसे डरा दिया कि देखो तुम्हारे ताल्लुक वाले बंदे से करेंगे तो नुकसान होगा, तो तुम्हारे खाते पड़ेगा। फिर भी अगर इस सेक्शन की खिलाफ वर्जी हो गई तो फाइन पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी में आपको 3 साल तक की कैद, 5 साल तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बाकी कंपनियों में लेवल 2 पेनल्टी है, और लिस्टेड में वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव वाली पेनल्टी याद है, उसमें 2 साल को 3 साल कर लें तो 3 साल तक की कैद या 5 मिलियन तक का फाइन या दोनों। वहां ऐसा ऑप्शन नहीं था, या नहीं था, वहां वो दोनों ऑप्शंस थी। यहां वो कह रही है इतना या दोनों। एंड अगर बाकी कंपनी होंगी तो उनको क्या पेनल्टी पड़ेगी? लेवल 2 पेनल्टी पड़ेगी। एक छोटी सी डेफिनेशन थी जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की थी कि रिसीविंग एनीथिंग बाय वे ऑफ रेम्युनरेशन ओवर एंड अबव हिज रेम्युनरेशन एज डायरेक्टर बाय वे ऑफ सैलरी, फी, कमीशन, परक्विजिट, रेंट फ्री अकोमोडेशन। अगर आप कुछ भी ओवर एंड अबव ले रहे हैं अपनी डायरेक्टरशिप की फीस के अलावा,
तो वो आपका कहलाएगा वो वाली पोजीशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट किया हुआ है। डन। तो रिलेटेड पार्टी में काम की बात यह है कि एक पॉलिसी होनी चाहिए जिस पॉलिसी के तहत ट्रांजैक्शन अप्रूव हो रही हो, और पॉलिसी ना फॉलो हो तो बोर्ड या शेयर होल्डर से 90 दिन में अप्रूवल लीजिए, और अगर वो भी ना हो तो फिर जुर्माने पेनल्टीज पड़ेंगे, और जो डायरेक्टर पर्सनली इन्वॉल्व था वो पर्सनली लायबल हो जाएगा अगर उसका ताल्लुक वाला बंदा कोई हमारे साथ फ्रॉड करके भाग गया। क्या बात समझ आई? आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स। एक ही बंदा लग रहा है मुझे, नहीं फर्क है, ठीक है। डायरेक्टर्स का इंटरेस्ट का मतलब है अगर हमारे डायरेक्टर का कंपनी के किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई ताल्लुक होगा, हम डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम डायरेक्टर के रिश्तेदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम डायरेक्टर की किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या हम अपने डायरेक्टर को चीफ एग्जीक्यूटिव बना रहे हैं, या व्हाट्सएवर, जब भी कोई भी ऐसा हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी में जिसमें हमारा कोई डायरेक्टर इन्वॉल्व है, तो इसमें मसला ये होगा कि अगर उस डायरेक्टर के साथ कंपनी की ट्रांजैक्शन है, या कंपनी डायरेक्टर की कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है और डायरेक्टर बताता ही नहीं, कंपनी ने माल खरीदना था, उसने कहा जी फलाना बंदे से खरीद लो, और फलाना बंदा उसका अपना बंदा था, तो अगर डायरेक्टर नहीं बताएगा और कंपनी की ट्रांजैक्शन अपने किसी सेटअप के साथ करवाएगा तो ये तो कंपनी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो डायरेक्टर को चाहिए कि जब जब भी किसी ट्रांजैक्शन में डायरेक्टमेंट हो वो खुल के अपने बाकी डायरेक्टर्स को बताए कि वो जो वो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो ना मेरे भाई की कंपनी है, वो जो फलाना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो मेरी कंपनी है। तो जब भी कंपनी के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी का कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड होगा तो रूल नंबर 1 वो डिस्क्लोज करेगा। इस टॉपिक को हम कहते हैं डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। तो जब भी एक डायरेक्टर का कहीं इंटरेस्ट होगा तो उसे क्या चाहिए, वो डिस्क्लोज करे। डिस्क्लोज कब करे? अगर ट्रांजैक्शन अभी अप्रूव नहीं हुई और मीटिंग के सामने अभी रखी जानी है, तो जिस दिन मीटिंग के सामने रखी जाएगी वो उस दिन सबको बताएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन जो हम अप्रूव करने जा रहे हैं ना, इसमें मेरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। ये जो 4 लोग हैं जिनमें से हमने एक बंदा चूज करना है, इन 4 में से एक मेरा अपना भाई भी है जिसने अप्लाई किया हुआ है। तो उसे चाहिए कि अगर कोई उसका इंटरेस्ट है तो खुल के बताए। कब? फर्स्ट मीटिंग ऑफ डायरेक्टर जिसमें डिस्कशन स्टार्ट हुई है। फर्ज करें कॉन्ट्रैक्ट पहले अप्रूव हो गया था और इसके भाई ने बाद में उस कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो अब जब वेरी नेक्स्ट डायरेक्टर्स मीटिंग आए, एट फर्स्ट मीटिंग आफ्टर ही बिकम सो इंटरेस्टेड, तो जैसे ही वो उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ उसके वेरी फर्स्ट जो मीटिंग आएगी उसके बाद उसमें बताए कि जी उस दिन जब हमने अप्रूव किया था उस दिन तो नहीं था, लेकिन मेरे भाई ने बाद में शेयर खरीद लिए हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को तुरंत बता दूं। तो ट्रांजैक्शन होने से पहले अगर पता है तो अप्रूवल के वक्त बता दे, होने के बाद अगर इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो वेरी नेक्स्ट मीटिंग बता दे। और अगर एक ऐसी ट्रांजैक्शन थी जिसमें डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए ही नहीं थी, एम्प्लॉय लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हुआ जो डायरेक्टर्स की मीटिंग के सामने कभी आया ही नहीं, लेकिन इसका इंटरेस्ट था, जैसे ही से पता लगेगा कि फलाना ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गई है, ये अगली डायरेक्टर मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग हेल्ड आफ्टर ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू, डायरेक्टर्स को बताएगा कि फलाना जगह मेरा इंटरेस्ट है। तो जब भी एक डायरेक्टर का कंपनी के किसी भी मामले में कोई इंटरेस्ट होगा, किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट होगा, तो डायरेक्टर को क्या चाहिए? डिस्क्लोज करे। किसको डिस्क्लोज करे? बकाया डायरेक्टर्स को डिस्क्लोज करे। मीटिंग में करे अगर ट्रांजैक्शन से पहले मामला है, ट्रांजैक्शन होने के बाद मामला बना है तो वेरी नेक्स्ट मीटिंग जो आएगी उसमें बताएगा। कर दिया। दूसरा काम क्या करना है? जनरल नोटिस दिया जा सकता है। अगर एक डायरेक्टर को ये लग रहा है कि भाई फलाना कंपनी से हमारी कंपनी साल में 25 दफा ट्रांजैक्शन करती है और डायरेक्टर के पास फलाना कंपनी के 30% शेयर्स हैं, तो डायरेक्टर तो हर मीटिंग में नोटिस दे दे के पागल हो जाएगा। तो लॉ ने उसे ऑप्शन दी है कि देखो अगर तुम्हारी परमानेंटली कहीं शेयर होल्डिंग वगैरह है तो कंपनी को एक बड़ा जनरल नोटिस दे दो, साल तक वैलिड रहेगा। फाइनेंशियल ईयर का नोटिस है, जैसी फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ आएगा दोबारा से रिवाइज कर दो अगले साल के लिए, फिर साल के लिए वैलिड हो जाएगा। तो बता दो कि भाई एबीसी कंपनी के साथ जब डील की जाएगी ये समझा जाएगा कि मैं यहां इंटरेस्टेड हूं। इंस्टेड मेकिंग अ डिस्क्लोजर ऑन ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस, डायरेक्टर मे गिव अ general notice regarding his directorship and other body corporate or partnership in firm. Such notice should be given at director meeting, या director may take proper steps to ensure कि notice is read by other directors. Directors की meeting में notice दे या कोशिश करे कि वो सब लोगों तक notice पहुंचवाए। ये general notice expire हो जाएगा at the end of फाइनेंशियल ईयर जिसमें दिया गया था, और इसको आप फ्रेश नोटिस से लास्ट मंथ ऑफ एक्सपायरी में दोबारा से अपडेट कर दें और फिर ये अगले साल के लिए फिर से वैलिड होगा। तो जब भी डायरेक्टर का कहीं इंटरेस्ट है, पहली बात उसने बताना है।
दूसरी बात, उसने वोट नहीं करना। जब ट्रांजैक्शन की अप्रूवल हो रही होगी ना, उसने पहले डायरेक्टर को बता दिया कि इन 4 एप्लीकेंट्स में से एक मेरा भाई भी है। फिर उस मीटिंग में 15-16 तरह की बातें थी, लेकिन जैसे ही वो ट्रांजैक्शन की डिस्कशन शुरू हुई, डायरेक्टर खामोश होकर बैठ जाए, मोबाइल निकाल के और कैंडी क्रश खेलना शुरू कर दे, पबजी खेलना शुरू कर दे, लाताल्लुक हो जाए मीटिंग के सारे मामला से। फिजिकली बैठा रहे लेकिन उस मैटर पे ना डिस्कशन में हिस्सा ले, ना वोटिंग में हिस्सा ले। इवन उसकी मौजूदगी कोरम में भी नहीं काउंट होगी, हम मान लेंगे कि वो मौजूद ही नहीं है। अगर ये लिस्टेड कंपनी हुई तो फिजिकली उठ के वॉकआउट कर दे, इस हद तक एहतियात है। क्योंकि लोगों को लगा कि लिस्टेड कंपनी में मामला सेंसिटिव है, बाकी कंपनियों में बैठा रहे तो हो सकता है आंखों से इशारे कर रहा हो कि वो ये इस ट्रांजैक्शन को अप्रूव करना है। तो डायरेक्टर का अगर इंटरेस्ट है तो उसने मीटिंग में पार्टिसिपेट, वोट में नहीं करना, डिस्कशन में नहीं करना, उस मुद्दे पे जिस पे उसका इंटरेस्ट है। और लिस्टेड में he shall not be present at that meeting या that portion जिसमें matter involving his material personal interest is being considered। और ऊपर हमने कहा था जिस अप्रूवल पे जहां वो इंटरेस्टेड है, डायरेक्टर कैन नॉट टेक पार्ट इन डिस्कशन और वोट, वो इस तरह से नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो डायरेक्टर का इंटरेस्ट था। अभी इसकी 1-2 एक्सेप्शन पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात पढ़ लेते हैं कि अगर किसी ऑफिसर का इंटरेस्ट हो कहीं, डायरेक्टर के अलावा भी तो और ऑफिसर है ना, चेयरमैन, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, अगर उनका इंटरेस्ट हो तो कोई भी ऑफिसर जिसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, उसे चाहिए कि वो डिस्क्लोज करे इसको और डायरेक्टर से पहले अप्रूवल ले ले। कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव होने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने से पहले डायरेक्टर्स की ना सिर्फ नॉलेज में लेके आए बल्कि उनसे उसकी रजामंदी भी हासिल कर ले। डन। अब सिर्फ इसमें 2 एक्सेप्शंस रह गई, 2 ऐसे केसेस जहां डायरेक्टर का इंटरेस्ट होने के बावजूद भी उसको लॉ ने मना नहीं किया वो वोटिंग में हिस्सा ले सकता है। डायरेक्टर का इंटरेस्ट होने के बावजूद भी वो वोटिंग में हिस्सा ले सकता है। पहले तो एक ऐसी कंपनी जिसका दूर दूर तक पब्लिक से कोई ताल्लुक नहीं है, आप खुद एक प्राइवेट कंपनी है और आपकी होल्डिंग भी पब्लिक नहीं है और आपकी सब्सिडरी भी पब्लिक नहीं है। तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी ना होल्डिंग ना सब्सिडरी में कोई पब्लिक कंपनी हो, दूर दूर तक पब्लिक का आपसे कोई ताल्लुक नहीं। अगर आपकी कोई होल्डिंग कंपनी है भी तो वो पब्लिक नहीं है, वो प्राइवेट है। अगर आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी है भी तो प्राइवेट है, या तो आपकी होल्डिंग सब्सिडरी हो ही ना, और अगर हो तो पब्लिक ना हो। तो ऐसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, नीदर सब्सिडरी नॉर होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी, उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है भी तो भले वोट कर लें, खैर है। एक ऐसी कंपनी जो है ही 4-5 बंदों की, उसके आसपास भी कोई नहीं, और अगर है भी तो वो भी प्राइवेट लोग हैं, तो इसका मतलब है ये मैस पब्लिक का मसला नहीं, ये 4-5 लोगों का आपस का मसला है। अब बेशक वोट कर लो, खैर है। प्राइवेट कंपनी में तो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट होती है उनके रिश्तेदारों के साथ है, तो प्राइवेट कंपनी में एग्जेम्पशन है, याद रहेगा। दूसरी एग्जेम्पशन, ये एक स्पेशल केस है इस चैप्टर की, 1 ऑफ द टेक्निकल लाइन। अगर एक डायरेक्टर कंपनी का श्योरिटी बना, कंपनी लोन लेने गई बैंक के पास, बैंक ने कहा जी अगर आप भाग गए तो क्या होगा, कंपनी ने कहा हमसे सिक्योरिटी ले लो, उन्होंने कहा सिक्योरिटी नहीं, हमें एक इंसान की पर्सनल गारंटी चाहिए। कंपनी ने डायरेक्टर को आगे कर दिया। कंपनी तो कुछ नहीं है ना, कंपनी तो एक वर्चुअल चीज है, तो कंपनी की गारंटी कौन देगा, डायरेक्टर। अब डायरेक्टर ने कंपनी की गारंटी दे दी, कंपनी ने कर दिया गबन, नहीं पैसे दिए, तो बैंक ने पहले कंपनी को पूछा, कंपनी हाथ नहीं आई, तो बैंक कैसे पकड़ेगा, डायरेक्टर से पैसे ले लेगा सारे के सारे। अब डायरेक्टर बेचारा कंपनी से वफादारी में जो उसको पैसे देने पड़ गए, तो इसका क्या हक है कि कंपनी से आके वसूल करे कि तुम्हारी वजह से मुझे पैसे देने पड़ गए। तो अगर कंपनी के साथ, ये जिस वक्त कंपनी इसको गारंटी बना रही थी, अगर उस वक्त कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करे कि देखो अगर मुझे तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ तो तुम लोग मुझे कंपनसेट करोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट करे वो कंपनी के साथ, इस कॉन्ट्रैक्ट में उसका अपना इंटरेस्ट है, बट अलाउड है वो उस पर वोट कर सकता है, क्योंकि इस वक्त वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है। तो ये समझिए एक डायरेक्टर है, इसने गारंटी दी थी, फिर उसको जो है लेंडर ने बहुत मारा, चपेटे चुपेटे कराई, टांग तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया, बैसाखियों पे आ गया। अब कंपनी उसको आके कह रही है कोई बात नहीं तुम अपने हो, कंपनी ने उसको अपने हाथों पे उठा लिया है और कह रही है तुम्हारा ऑपरेशन हम कराएंगे, तुम्हारा इलाज हम कराएंगे। तो अगर एक शख्स ने कंपनी के ब्याह पे गारंटी दी है और कंपनी उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हम तुम्हें इंश्योरेंस देंगे या हम तुम्हारी हेल्प करेंगे अगर तुम्हें हमारी वजह से कोई नुकसान हो गया, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अलाउड है कि आप वोट कर सकते हैं। If directors acted as surety of company and the resolution relate to indemnification या insurance coverage of that director, अगर डायरेक्टर कंपनी के श्योरिटी है, गारंटी देता है कंपनी की, और ये रेजोल्यूशन डायरेक्टर की इंडेमनिफिकेशन या इंश्योरेंस से रिलेटेड है अगेंस्ट एनी लॉस इनकर्ड बाय हिम फॉर बिकमिंग, कंपनी का श्योरिटी बनने की वजह से इसको जो नुकसान हुआ ये अगर उसके बारे में है, तो कंपनी
में इस कॉन्ट्रैक्ट में डायरेक्टर वोट कर सकता है। ये एक एक्सेप्शन है और थोड़ी सी टेक्निकल है। क्या ये बात कुछ कुछ समझ आई है? पक्की बात है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि चैप्टर खत्म हो गया? भाई मेरे लिए तो बहुत आसान है, चैप्टर खत्म हो गया, मैं जाऊं आराम से बैठ के पानी शानी पीऊं, अल्लाह शुक्र, चलो जी आज का लेक्चर खत्म हुआ। लेकिन मुझे तो पता है ना कि आईकेप क्या कर रहा है। आईकेप पेपर में सिनेरियो देता है और आप फंस जाते हैं कि इधर से जवाब दें, इधर से जवाब दें या इधर से जवाब दें। फॉर एग्जाम्पल एक मामला वो करते हैं जिसमें कंपनी का डायरेक्टर इन्वॉल्व हो, आप उसे कहाँ लेके जाएं? डायरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट से एसोसिएटेड मामला भी हो सकता है, डिस्क्लोजर इंटरेस्ट वाली बात भी हो सकती है, रिलेटेड पार्टी भी हो सकती है। तो आपने टॉपिक्स को सेग्रीगेट कैसे करना है, मतलब एक सवाल को देख के कैसे समझना है कि मैंने इसमें इन तीन में से कौन से के तहत आंसर करना है। पहली बात, इसको तो सबसे साइड पे कर देंगे, बहुत डिफरेंट चीज है। नंबर 1, इसमें इदारे हैं एसोसिएटेड, सिर्फ और सिर्फ इसमें एसोसिएटेड कंपनीज या इदारे हैं, और सिर्फ इसमें एक ही तरह की ट्रांजैक्शन है जिसमें हमारी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है अपने एसोसिएटेड बिजनेस में। तो अगर पेपर आपको सवाल में बताया कि जी ये कंपनी है और ये कंपनी अपने एसोसिएट में इन्वेस्ट कर रही है, तो ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ तब डिस्कशन में आएगा जब इन्वेस्टमेंट का जिक्र हो, किसी और कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र ना हो, किसी और ट्रांजैक्शन का जिक्र ना हो, सिर्फ और सिर्फ किस चीज का जिक्र हो? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट भी दबे अल्फाज में समझ लें, लोन देना या शेयर्स खरीदना इन्वेस्टमेंट है। तो अगर ट्रांजैक्शन में कहें ना एक कंपनी दूसरे के शेयर्स खरीद रही है या उसे लोन दे रही है तो अलर्ट हो जाएं। अगर वो एसोसिएट हुई तो फिर आपने सेक्शन के अंदर आना है। तो एसोसिएटेड अंडरटेकिंग की तरफ आपका पेपर में तब ध्यान जाना चाहिए जब दो इदारों के दरमियान जो मामला हो रहा है वो एसोसिएट हो, रिलेटेड नहीं। रिलेटेड तो कई तरीके से हो जाते हैं, दोनों उन चार में से किसी वजह से एसोसिएटेड हो। और नंबर 2, जो ट्रांजैक्शन बीच में जिक्र हो रही है वो इन्वेस्टमेंट की हो, जिसमें एक कंपनी दूसरे में इन्वेस्ट कर रही हो। अगर आप गौर से देखें तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होता था, कोई डीलिंग होती थी, कोई खरीदो फरोख्त की बात होती थी, कोई सर्विसेज लेने देने की बात होती थी, कोई रेंट पे चीज लेने देने की बात होती थी, कोई लीज की बात होती थी, कोई नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट होता था। इसमें तो ये सब नहीं था। तो एसोसिएटेड अंडरटेकिंग को साइड पे कर दें। इसमें सिर्फ जब इदारे होंगे तब आपने अलर्ट होना है, और जब एक इदारा दूसरे के अंदर या लोन या शेयर्स की फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहा होगा। साइड पे हो गया। अब इन दो की बात करते हैं। ये टॉपिक सिर्फ तब आएगा जब डायरेक्टर इन्वॉल्व हो, और ये टॉपिक होल्डिंग इन्वॉल्व हो, सब्सिडरी इन्वॉल्व हो, मैनेजर इन्वॉल्व हो, मैनेजर के रिश्तेदार इन्वॉल्व हो, वो लोग जो कंपनी पे इन्फ्लुएंस रखते हैं वो इन्वॉल्व हो, तो ये आ जाएगा। तो अगर तो डायरेक्टर का एक्सप्रेसली जिक्र नहीं किया तो यहां से हम आजाद हो गए। ये वाली जगह पे कंपनी या इदारे का जिक्र करेंगे, अगर दोनों का जिक्र नहीं है तो रिलेटेड पार्टी। अगर वो कहें कि हम एक डायरेक्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, अब दोनों चीजें आ जाएंगी, वो एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी हो जाएगी और वो डायरेक्टर का इंटरेस्ट भी हो जाएगा। अगर वो कहें हम किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टर का उससे ये रिश्ता है और वहां आपको रिलेटेड पर्सन नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो कहें डायरेक्टर का वहां पे उन कंपनी वालों के साथ कुछ सेटिंग है, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो आसान अल्फाज में अगर वो खास तौर पे वर्ड डायरेक्टर इस्तेमाल करें और आपको नजर आए कि इस ट्रांजैक्शन में डायरेक्टर का कोई अपना कंसर्न है और वो आपसे पूछें बताओ इस ट्रांजैक्शन की अप्रूवल कैसे होगी, तो फिर आप कहेंगे कि जी वो डिस्क्लोज करेगा और वोट में हिस्सा नहीं लेगा। तो जहन में रखना है, यहां इन्वेस्टमेंट है और इदारे हैं, यहां सिर्फ डायरेक्टर है और यहां एक बड़ी सी सारी लिस्ट है जिसमें ये भी है और ये भी है। इधर ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब हमारा किसी रिलेटेड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर हमने इसकी शर्तें बतानी होगी कि एक स्कीम होनी चाहिए, उस स्कीम के तहत हो और उसके मुताबिक चल रहे हो। बात समझ आ रही है? दिस कैन हैपन कि एक सवाल ज्यादा बड़ा हो और उसमें एक डायरेक्टर इन्वॉल्व हो, तो चूंकि उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो वो डिस्क्लोजर वाली बातें भी आप करें और फिर आप कॉन्ट्रैक्ट खास तरीके से होना चाहिए वो वाली बातें भी करें। याद रहेगा? तो आपने इसके जब पास पेपर्स देखने हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करना है। मैंने पास पेपर्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है और वो जो वीडियो आपसे शेयर होगी उसके अंदर भी कैटेगरी वाइज डिस्कशन हो रही होगी कि इस टॉपिक को हमने यहाँ क्यों डाला, वहां क्यों नहीं डाला। तो इस चैप्टर में आईकेप जो सबसे बड़ी ट्रिक करता है वो ये करता है कि एक ऐसा सवाल दे देता है जिसको देख के लोग घूम जाते हैं और खामखा गलत जगह जाके उसका जवाब देना शुरू कर देते हैं। अगर आपको इन तीनों का डिफरेंस क्लियर हो चुका है तो फिर पेपर में सवालों को जब आप देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको कम से कम दिक्कत होगी। डन? आज की रहमत आप लोगों की तमाम। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं।
इन 2 दिनों में हमने 2 बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किए।